हेलो बच्चों पार्टी, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ बेटा आप लोगों के लिए डिस्कशन करने वाला हूँ जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग का बेटा सितंबर 2025 का जो आईसीए का पेपर था उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिटेल्ड वे में बेटा डिस्कशन करने वाला हूँ, विच हम PYQ बोल देते हैं सितंबर 25 का। और ठीक है ना, जिसके अंदर मैं एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों के साथ सारे के साथ डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों के कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन होगी तो सारी की सारी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए आगे वाले टाइम के लिए, तो उन बच्चों के लिए भी होता है कि पेपर्स कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। मैं बिफोर आप लोगों के साथ शुरू करूं बेटा, इसी वीडियो के नीचे ना मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, जिस प्लेलिस्ट के अंदर बेटा आप लोगों के लिए जो भी मैराथन वीडियोस है, जो भी केस स्टडी की वीडियोस है, जो भी PYQ आरटीपी वीडियोस, वो एक ही सिंगल आपके पास प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ द इट, ताकि आप लोगों की अपनी तैयारी जो एडवांस अकाउंटिंग की बढ़िया तरीके से हो सके, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। नाउ पेपर के अंदर बेटा हमारा 30 मार्क्स का पहले एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है, जिसमें केस स्टडीज एमसीक्यूज होते हैं और बाकी 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्टिव वाले की बात करने आ रहा हूँ, फिर मैं एमसीक्यूज वाले पार्ट पे आऊंगा, ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने पास में पहले चलते हैं बेटा जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। एंड डिस्क्रिप्टिव वाले में प्लीज इस चीज का ध्यान रखना होता है, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास बेटा इसमें ना क्वेश्चन में 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है, और बाकी के क्वेश्चन में से ना 5 में से हमें कोई भी 4 करना है। हम तो अभी सारे डिस्कस हैं पर पेपर के अंदर में, ठीक है ना, 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 5 में से कोई भी 4 करने होते हैं, ठीक है ना। नौ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कंपलसरी में आता है। क्वेश्चन क्या एक बार के लिए पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं एम्बर लिमिटेड ने परचेज करी बेटा एक बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख की बिल्डिंग खरीदी। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 21 को। यूजफुल लाइफ उसकी क्या थी? 4 साल थी। अनएक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन अलाउ हो रही है 50% पहले साल में, रेस्ट बैलेंस इन द सेकंड ईयर फॉर टैक्स पर्पस। और टैक्स के अंदर में पहले साल 50% ऑप्शन है, अगले साल 50% ऑप्शन है। स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट हो रहा है अकाउंट्स में हमारा SLM यूज हो रहा है। डेप्रीसिएशन से पहले, डेप्शन और टैक्स से पहले का हमें प्रॉफिट दे दिया 4 सालों का, ठीक है। टैक्स का रेट कितना है? 30% है चारों सालों में। हमसे रिक्वायरमेंट क्या बेटा? हमें कह रहा है करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, एसेट लायबिलिटी और टैक्स एक्सपेंस बता दीजिए। AS नंबर 22 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप पहले ही चाहे रिक्वायरमेंट देख लिया करो अपने पास, आपको आइडिया लग जाता है भाई किस स्टैंडर्ड का किस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। AS 22 का क्वेश्चन है, बड़ा आसान से, जो हम सबसे बेसिक्स में सीखते हैं ना, सबसे स्टार्टिंग में, उस टाइप का क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्या करना बेटा, प्रॉफिट बिफोर डेप्शन टैक्स दे रखे हमें, यस सर। इसमें से डेप्शन एज पर अकाउंट्स निकालनी है। देखो एज पर अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा है अकाउंट्स के अंदर, तो 20 लाख है, 4 साल लाइफ आपको दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 5-5 लाख की डेप्शन आ जाएगी। तो अगर मैं आंसर पे चलता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं आंसर पे आ गया हूँ, तो आंसर के अंदर आप देखेंगे प्रॉफिट ये दे रखे थे 4 सालों के। अकाउंट्स की डेप्शन कैसे आ रही है? 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 करके 5-5 लाख है, तो आपका ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा माइनस करके। अब आते हैं हमारे को जो टैक्स एक्सपेंस जानना है। टैक्स एक्सपेंस क्या है? करंट टैक्स और एक डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स है जो एज पर दी इनकम टैक्स आपके साथ है, उसके लिए हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो वर्किंग जब हम बनाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो प्रॉफिट बिफोर डेप्शन टैक्स तो यही है, पर वहां पे जो डेप्शन माइनस हो रही है वो कैसे हो रही है बेटा? 20 लाख का एसेट है, 50% डेप्शन पहले साल है, बाकी 50% अगले साल है, तो वहां 2 ही सालों में एसेट की डेप्शन मिलेगी, मतलब 10-10 लाख। तो वहां पे क्या होगा आपके पास में, ये 18 लाख में से 10 लाख और 22 लाख में 10 लाख करके इतना इतना टैक्सेबल इनकम बन गई। और इन दोनों सालों की तो सेम ही है भाई, यही हमारी थी ना, तो ये दोनों सालों की तो सेम है, बट इन दोनों में से बस 10-10 लाख की माइनस होगी ये आगे। अब इसके ऊपर कितना टैक्स रेट लगाना है सर? 30% टैक्स का रेट बोले, तो 30% टैक्स का रेट लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट टैक्स आ जाएगा। 30% लगाना है टैक्सेबल इनकम के ऊपर, सीधा लगाया 30%, तो आ गया करंट टैक्स। तो ये हमने करंट टैक्स अपने पास कंसीडर कर लिया। अब आती है बात डेफर्ड टैक्स की, जो एक इंपॉर्टेंट आ रहा है। डेफर्ड टैक्स के लिए क्या करना है सर? हमें चेक करना है, देखो आप एक ही टाइमिंग डिफरेंस है, हमें टाइमिंग डिफरेंस है डेप्शन, या आप अपने पास में टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम को कंपेयर कर लो, या आप अपने पास सीधे डेप्शन को कंपेयर कर लो, दोनों में से कुछ भी कर लो, एक ही बात है। आप खुद देखो, अगर मैं आपके पास टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम को कंपेयर करता हूं, तो 13 लाख मेरी अकाउंटिंग इनकम थी, 8 लाख मेरी टैक्सेबल इनकम। तो सिंपल सी बात है, अकाउंट्स की इनकम ज्यादा है, टैक्स की इनकम कम है। इट मींस कि आज मैं सरकार को टैक्स कम दे रहा हूं, आने वाले सालों में ज्यादा टैक्स दूंगा। कितना? 5 लाख का आपका डिफरेंस बन रहा है। कितने का? 5 लाख का आपका डिफरेंस बन रहा है। और उस 5 लाख का 30% क्या बन जाएगा बेटा? DTL क्या बन जाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, 1,50,000। आप डेप्रीसिएशन का भी ले सकते हैं भाई। कैसे? डेप्शन यहाँ अकाउंट्स में 5 लाख है, टैक्स में 10 लाख की डेप्शन थी, तो आप टैक्स में ज्यादा डेप्शन का खर्चा डाला है, टैक्स में ज्यादा डेप्शन का खर्चा डालने की वजह से आज टैक्सेबल इनकम कम होगी, जिसकी वजह से मैं आज टैक्स कम दे रहा हूं, आने वाले सालों में ज्यादा दूंगा। तो बात वही है, तो उन्होंने वो डेप्शन को लिया हुआ, एक ही बात है। आप
डेप्रिसिएशन के डिफरेंस को ले लो या आप अपने पास अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम को कंपेयर कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना, वो बस ध्यान रखना है, डिटेल आ गया। अगले साल में भी सेम है, वही आपका फर्क था 10 लाख और 5 लाख का, ठीक है ना। यहाँ आप अकाउंट्स इनकम टैक्सेबल इनकम ले लो, यहाँ 17 लाख है, यहाँ 12 लाख है, तो 5 लाख कम है ना टैक्स में इनकम, तो वही आपके पास आ गया फिर से। तो यहाँ पे फिर से आपके पास 5 लाख का और वो डीटीएल ही बनेगा, डीटीएल ही बनेगा इस साल में भी। अच्छा, अगले साल में क्या होगा, उल्टा हो रहा है, उल्टा जब हो रहा है तो यहाँ 20 लाख है आपके पास में, यहाँ 25 लाख है, तो हुआ क्या, आज टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, टैक्स ज्यादा दे रहे, क्यों, क्योंकि पिछले सालों में बोला था ना आज जाके टैक्स ज्यादा देंगे, तो भाई इसे डीटीए नहीं बोलना, डीटीए नहीं बोलना, क्या बोलते हो इसे, सर इसे हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ डीटीएल, सेम इन द नेक्स्ट ईयर, सेम इन द नेक्स्ट ईयर। चाहे आप डेप्शन का देख लो, अकाउंट्स में डेप्शन 5 लाख है, टैक्स में 0 है, ठीक है ना, तो वो रिवर्सल ऑफ डिटेल बोलना है 150 का, ठीक है ना, तो वो खत्म हो जाएगा जो बनाया था। तो पहले 2 सालों में माइनस हो रहा है, अगले दोनों सालों में आपका बेटा वो प्लस हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, वो खर्चे के रूप में माइनस हो रहा है, फिर वो प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे 13 लाख में से दोनों माइनस कर देंगे तो ये 9-10 बन जाएगा आपका, ये टोटल टैक्स एक्सपेंस है 9-10 आ जाएगा, दिस माइनस आपके पास ये दोनों टैक्स जो है माइनस करके जब आ रहा है, सेम तरीके से ये आपके पास दोनों है। पता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर में एक सबसे आसान तरीका पता है क्या, जहाँ सिर्फ डेप्शन और कुछ नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, हमारा यही तो कॉन्सेप्ट कर रहा है बेसिकली, डेफर्ड टैक्स वाला स्टैंडर्ड जो है ए स्पाइस, वो यही तो कह रहा है, आप 13 लाख पे सीधा 30% माइनस कर दो, आपका ये आंसर मैच हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो हमारे आए थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन अकाउंट्स, अगर इसी पे 30% माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी मैच कर जाएगी। यही हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली वो कर रहा है कि यार जो टैक्स का खर्चा है वो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जब तक निकाल रहे हैं हम अकाउंट्स के हिसाब से निकाल रहे हैं, पर टैक्स के खर्चे के लिए हम इनकम टैक्स में चले जाते हैं, तो उसी चीज को तो हमारे पास यहाँ पे वो स्टैंडर्ड आपके पास में एडजस्टमेंट दे रहा है, ठीक है ना, डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या आ रहा है, अगर हम देखें ना नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है बेटा एमपी और आरपी की एज ऑन 31 मार्च 25, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन का पॉइंट आ रहा है, एस2 की बात आ जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन किया हुआ भी आपके साथ बेटा, एसआर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स एमपी, जिसके लिए रॉ मटेरियल आरपी जी होता है, तो रॉ मटेरियल आरपी है, फिनिश गुड्स एमपी, ठीक है जी। कंपनी इन्फॉर्मेशन दे रही है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, जिसके अंदर में उसने बोला ओपनिंग स्टॉक एमपी का 4000 है, ये आपके पास फिनिश गुड्स है बेटा, ये एफजी है और ये रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, ये इतना इतना आपके पास दोनों की वैल्यू बता दी ओपनिंग। परचेज ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल है वो कितना कर रहा है 40,000 यूनिट्स खरीदे इतने में, लेबर है फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा बता दिया, सेल्स बता दी, सेल्स ऑब्वियसली क्या करते हो भैया एफजी बेचते हो ना, फिनिश गुड्स तो बेचते हो, उसकी वैल्यू बता दी। क्लोजिंग स्टॉक में कितना कितना आपका एफजी और कितना आपका रॉ मटेरियल बचा रह गया इन यूनिट्स, उसी की वैल्यू बतानी है। कह रहा है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन वैसे जो थी साल की 45,000 यूनिट्स थी एमपी की, ठीक है ना, ड्यू टू फॉल इन द डिमांड, जो सेल प्राइस है एमपी का वो तो आपका 22 रह गया, और जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रॉ मटेरियल की वो 11.5 रह गई। बेटा हमारा सारा काम जो क्वेश्चन का है ना वो सिर्फ एक चीज पे, देखो आपको यूनिट्स पता है दोनों के कितने कितने बचे हैं, आपको एक एनआरवी और दूसरे की रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता है, हमें पता है क्या चाहिए, बस हमें चाहिए फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना, और उसके बाद हम अपना वैल्यूएशन का क्राइटेरिया लगा देंगे, बस मेन चीज़ है। और उसमें भी रॉ मटेरियल का तो बहुत आसान है, रॉ मटेरियल का बहुत आसान है, वो वन लाइनर है, मेन है फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वगैरह सब आ जाएंगे, बस उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें ना यूनिट्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ आप लोगों के जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम कितना हो, मैं पूछने जा रहा हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, तो बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा, ओपनिंग में कितना पड़ा था प्लस आपने परचेज कितना किया 40,000, ठीक है ना, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, माइनस आपके पास में रॉ मटेरियल कितना बच गया 4,000, तो आप अपने पास इफेक्ट फॉर लेंगे तो आपकी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में ओपन ये अवेलेबल दे दिया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल के आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा। अच्छा मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या रॉ मटेरियल की, कॉस्ट पर यूनिट क्या रॉ मटेरियल की, वो भी आसान है। देखो ना जो आपके पास स्टार्टिंग में पड़ा था फर्स्ट डे और चाहे आपने जो खरीदा है दोनों की 12 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, आप डिवाइड करके निकाल लीजिए, 12 रुपये आ रही है तो 12 आ रही है, 52,800 डिवाइडेड बाय आपके पास 4,400 करेंगे 12 रुपये आ रही है। तो आप चाहे बोल दीजिए मेरा फीफो मेथड फॉलो हो रहा है रॉ मटेरियल के लिए या वेटेड एवरेज हो रहा है, इन बोथ द केसेस हमारे पास में जो मेरी कॉस्ट पर यूनिट बैठ रही है वो 12 रुपये, तो मेरी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो 12 आएगी, ठीक है ना, तो वो कंजम्पशन में भी उतना जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया वो वेटेड एवरेज के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना, ओपनिंग कितनी वैल्यू थी परचेज कितना किया, टोटल डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कर दिया जितने थे हमारे ओपनिंग प्लस परचेज वाले, तो 12 रुपये आ रहे हैं। वेटेड एवरेज निकाल लो या फीफो बोल दो, आपकी कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपये बैठ रही है, ठीक है ना। तो जब हम अपने पास रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे तो कितनी यूनिट्स कंज्यूम होते हैं सर 40,400 इंटू 12, तो ये 484,400 आ गया, ठीक है।
अच्छा, ये वाला पर यूनिट का कॉलम आप नहीं भी बनाएंगे ना चलेगा, पता है क्यों? क्योंकि लास्ट में जाके हम टोटल कॉस्ट जब निकालेंगे उसे टोटल यूनिट जो बनाए हमने उससे डिवाइड करेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट सब आई जाएगी। तो हमें साथ साथ की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, इस कॉलम की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेबर के खर्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेबर सीधा है 323,200, 323,200 सीधा आ गया। मेन है फिक्स ओवरहेड्स, मेन है फिक्स ओवरहेड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फिक्स ओवरहेड दे रखा है 3,15,000, बट एक छोटी सी चीज क्वेश्चन में लिख दी, उसने एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन दे दी बेटा आपको, उसने एक्सपेक्टेड दे दी विच इज नॉर्मल प्रोडक्शन, तो आपको एक्चुअल भी तो निकालनी पड़ेगी ना कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, वो वैसे भी चाहिए क्योंकि हमें पर यूनिट कॉस्ट तक पहुंचना है। तो वो यूनिट्स प्रोड्यूस ना, ये मत सोच लेना कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उसके यूनिट्स को अलग से देखो, वो उसके फिनिश गुड्स के कितने दिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक कितना था फिनिश गुड्स के, कितने बिके और कितने बचे रह गए, तो उससे निकल जाएगा। तो हमारे पास में फिनिश गुड्स के जो रॉ मटेरियल आपके पास यूनिट्स है कितने प्रोड्यूस हुए वो कैसे आएंगे निकल के, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, या आप सिंपल क्या फॉर्मूला बोलते हो, आप तो ये बोलते हो ना ओपनिंग प्लस कितना प्रोड्यूस हुआ माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल, बस वो उल्टा ही कर दिया, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बोल दिया। तो जैसे ही आप ये यूनिट्स देखोगे फिनिश गुड्स के तो ये पता चल जाएगा कितने यूनिट्स बने हैं, कितने यूनिट्स बने हैं इस साल। हाँ, इट इज रेयर केस कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी इतनी थी फिनिश गुड्स भी इतने ही बने, जरूरी थोड़ा होता है कि रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम होगा इन यूनिट्स उतने ही फिनिश गुड्स बनेंगे, वो आगे पीछे भी तो हो सकता है वेइंग वगैरह की वजह से, पर यहाँ पे वो सेम चीज हो रही है, वो सेम बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये 40,400 यूनिट्स। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, मेरे को एक चीज पता है AS2 ने बोली हुई है कि जो मेरा फिक्स ओवरहेड्स का खर्चा है ना वो एलोकेट कैसे होता है, नॉर्मल या एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। तो मेरे 3,15,000 यूनिट से मेरी नॉर्मल प्रोडक्शन ज्यादा थी 45,000 यूनिट, तो उससे मेरी पर यूनिट आपकी फिक्स ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा इनटू मैंने कितने यूनिट्स एक्चुअली में प्रोड्यूस करे, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है मेरी इनटू कितने, तो इतने एलोकेट हो रहे बेटा कॉस्ट शीट में जाएंगे। सर बाकी का क्या होगा, बाकी बेटा हो गया अनएब्जॉर्ब्ड, वो कहां जाते हैं, हमारा स्टूडेंट बोलते हैं वो पीएनएल में चले जाते हैं, वो हमारे पीएल में चले गए, ठीक है ना। तो ये हमारे सब ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसे डिवाइड करोगे टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करे जो अभी निकाले थे, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। एनआरवी कितनी थी बेटा, एनआरवी क्वेश्चन ने दी थी 22 रुपए थी जो हमारी थी, तो एनआरवी 22 है, दोनों में से लोअर क्या हुआ सर 22 हो गया। तो आपके पास एनआरपी आपके पास जो है वो कम है कॉस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होगा 22 पे। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने थे मेन गुड्स के सर 4200, तो 4200 इंटू 22 के हिसाब से एफजी वैल्यू हो जाएगा, ये एफजी हो गया। अब रॉ मटेरियल पे आते हैं, रॉ मटेरियल पे कॉस्ट तो हमारी बेटा रॉ मटेरियल की कितनी है 12, और रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है, रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है हमारे पास सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ने लास्ट में दे रखी थी 11.5। अब मुझे बताओ हम उसका रूल क्या है, सर हमें चेक करना है फिनिश गुड्स का, क्या फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट से ज्यादा है, नहीं, अगर वो ज्यादा होता है ना तो फिर रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे ही करते, फिर वैल्यूएशन लोअर नहीं देखते, पर अब लोअर देखा जा रहा है तो उसमें 11.5 पे आ जाएगा। तो आपके पास क्योंकि एनआरवी एफजी की कम है कॉस्ट से, तो रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कम पे, तो उसके यूनिट्स कितने बचे थे सर, उसके यूनिट्स बचे थे 4,000, तो 4,000 इंटू 11.5 करेंगे तो उसकी भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मेन क्वेश्चन का पूरा पॉइंट था फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट निकालना, वो ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर तो नॉर्मल आपका एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है डिस्कस करो वेदर द बिलो ट्रीटमेंट इज एज पर द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बताने भी ट्रीटमेंट एज पर एएस है कि नहीं है रेलिवेंट। सबसे पहले एबी लिमिटेड ने गुड्स खरीदे उधार पे एक्सवाई लिमिटेड से फॉर 150 लाख फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर एबी लिमिटेड का कैंसिल हो गया, अच्छा जी कैंसिल हो गया, ठीक है। एबी लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो गुड्स को बेचेगा इन द लोकल मार्केट विद प्राइस डिस्काउंट, यहाँ पे ना एक्सवाई बेसिकली क्या कर रहा है, एबी को बेच रहा है, वो सेल कर रहा है, एबी परचेज कर रहा है, इसने एक्चुअली में बाद में ना एक्सपोर्ट करने थे इन गुड्स को, जो गुड्स खरीदे हैं, पर इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब इसने बोला मैं लोकल मार्केट में बेचता हूँ, मैं इंडिया में लोकली बेचता हूँ, उन गुड्स को अपने पास में बेचने का जब फैसला किया तो उसने बोला वो तो डिस्काउंट पे बिकेंगे, सस्ते बिकेंगे ना, बाहर महंगे बिक रहे थे। तो एक्सवाई लिमिटेड को रिक्वेस्ट किया उसने कि तुम मुझे डिस्काउंट दे दो 12% का, इसने इसको बोला 12% का डिस्काउंट दो, मैं जो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है जी मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ 12% का। चीफ अकाउंटेंट एक्सवाई का उसको एडजस्ट करना चाहता है सेल्स फिगर को टू द एक्सटेंट ऑफ जो उसने डिस्काउंट किया, वो कह रहा है कि मैं इस डिस्काउंट को जो इसका अकाउंटेंट है उस डिस्काउंट को सेल प्राइस से माइनस करना चाहता हूँ। देयर आर टू ऑप्शंस जो बनते हैं, अगर ये ट्रेड डिस्काउंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि आप हर व्यक्ति जो भी लोकल मार्केट वगैरह में अपने पास बेचता है जैसे आता है तो आप उसको डिस्काउंट देते हो, तो आप इसको सेल प्राइस से कम कर लोगे, अगर ये ट्रेड डिस्काउंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। बट अगर आप इसे ट्रेड डिस्काउंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं मानते हो, स्पेशल है उसके कहने पे मान रहे हो काइंड ऑफ, तो उस केस के अंदर फिर ये अलग से दिखाया जाता है, डिस्काउंट अलाउड के नाम से पीएनएल में अलग खर्चा डलता है, फिर आप सेल से माइनस नहीं करते। तो यहाँ पर हम बेटा इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने ना इसको एक ही आंसर लेके माना है,
तो इन्होंने इस वाले के अंदर आप देखोगे ना, ट्रेड डिस्काउंट को उन्होंने लिखा है डिडक्ट किया जा रहा है, डिडक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर फॉर द पर्पस रिकॉग्निशन। तो उन्होंने जो किया है वो करेक्ट किया, वो इस इंटेंशन से माने कि वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट एक नॉट डिस्काउंट, अगर आप इसे स्पेशल डिस्काउंट मान रहे हो तो आप इसे फिर उससे बोल देंगे, तो वो दोनों आपके पास बिल्कुल सही होंगे एक प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट के एंगल से लिया तो उन्होंने डिडक्ट करके लिख दिया, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला वो सही है। अगला है एक्सवाई लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज करी डिविडेंड की इनकम 10 लाख की ऑन एक्रूअल बेसिस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 100 lakhs हेल्ड बाय इट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 25। तो बेटा डिविडेंड की इनकम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो उन्होंने एक तरीके से क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके उसके ऊपर डिविडेंड की इनकम, ठीक है ना, एक्रूअल बेस पे करिए। डिविडेंड सिक्योरिटीज पे डिक्लेयर कब किया था, 10% के हिसाब से 30 अप्रैल 25 को। डिविडेंड प्रपोज कब किया था, 30 मार्च को। तो मुझे बताओ, अगर मैंने किसी कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो मैं अपनी डिविडेंड की इनकम कैसे रिकॉर्ड करूंगा, क्या एक्रूअल पे करूंगा या जिस दिन वो कंपनी डिक्लेयर करेगी। अरे सर AS9 साहब बोलता है जिस दिन वो डिक्लेयर करेगा उस दिन मेरा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होगा, तो मैं उस समय अपने पास डिविडेंड की इनकम रिकॉर्ड करूंगा। राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश कब होता है, व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, और वो डिक्लेयर हो रहा है 30 अप्रैल 25 को, तो मेरी इनकम उस दिन आएगी। मैं पिछले साल नहीं बोल सकता, एक्रूअल के हिसाब से रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अंटिल राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश। वो डिक्लेयर कब हो रहा है, 30 अप्रैल को, राइट टू रिसीव उस दिन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो जो एक्रूअल पे किया वो गलत है, वो गलत है, एक्रूअल पे करना गलत हुआ, ठीक है जी। फिर अगला आपके पास क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड ने बेटा गुड्स बेचे 1,50,000 के अप्रूवल बेसिस पे 15 दिसंबर को। पीरियड ऑफ अप्रूवल 3 महीने का है, जिसके बाद उसे सेल मान लेंगे। तो बेटा 15 दिसंबर में 3 महीने का अप्रूवल का टाइम दे रहा है, तो बेटा 15 मार्च हो गया ना। यस सर। बायर ने 60% का तो अप्रूवल दे दिया 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी को 60% का अप्रूवल आ गया और कोई अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं आया रिमेनिंग का 31 मार्च तक। अरे जरूरत भी नहीं है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर नहीं कुछ बोला तो 15 मार्च को तो ऑटोमेटिकली समय खत्म हो जाएगा ना, लैप्स ऑफ टाइम। तो लैप्स ऑफ टाइम के तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस हो जाएगी। वो कह रहा है अकाउंटेंट ने 150 का रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड किया 15 दिसंबर को। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारा 90,000 का रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि 150 है, 150 का 60% बना 90,000। तो 90,000 का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, 31 जनवरी को, और जो बचा हुआ 40% के हिसाब से 60,000 बना वो आएगा 15 मार्च को, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज 90,000 का जब अप्रूवल आया 31 जनवरी को, जो कि 60% था 150 का, और जो बैलेंस 60,000 है जो कि है 40% 150 का, वो आएगा जब खत्म हुआ, द टाइम पीरियड जब आपके पास में लैप्स हो रहा है, टाइम पीरियड लैप्स हो रहा है, ठीक है ना। तो उस दिन आपके पास में रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला 2024-25 में एक्सवाई लिमिटेड ने गुड्स सप्लाई करे 80,000 के कंसाइनमेंट बेसिस पे एबीसी को। एबीसी गुड्स बेचता है वर्थ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द स्टोर। एक्सवाई लिमिटेड रिकॉग्नाइज किया 60,000 रेवेन्यू यूनिट्स बुक। बेटा कंसाइनमेंट बेसिस पे जब आप देते हो तो स्टैंडर्ड साहब बोलता है हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन द कंसाइनी सोल्ड द गुड्स टू द थर्ड पार्टी, क्योंकि वो हमारे बिहाफ पे बेच रहा है। जितने नहीं बेचे वो मेरा स्टॉक है, तो यहाँ पे उसने बेचे कितने सर 60 के, तो हम रेवेन्यू कितना दिखाएंगे 60 दिखाएंगे, जो कि उसने बिल्कुल ठीक किया, जो कि उसने बिल्कुल ठीक किया। तो 20,000 जो आपके पास है वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स कितनी आएगी 60,000 की, ठीक है जी। तो 60,000 का रेवेन्यू दिखाना बिल्कुल सही है, 60,000 का रेवेन्यू दिखाना बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो आपके पास आता है उस पर चलते हैं हम लोग जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन बेटा 31 मार्च 2025 को फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शिया लिमिटेड। तो यहाँ पे आपके पास एक ना बैलेंसेस दे रखे, एक एक करके हम देख लेते हैं वो सारे, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है और रिक्वायरमेंट क्या जरा देखते हैं। बहुत सारे पॉइंट दे रखे, हाँ जी 12 पॉइंट्स है। आपसे कह रहा है बैलेंस शीट बना दीजिए शिया लिमिटेड की 31 मार्च 25 के एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर। वो तो वैसे इग्नोर है, नहीं दे रहा, तो ठीक है। तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का चैप्टर का क्वेश्चन है, सीधा सिर्फ बैलेंस शीट मांग रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से इसमें ये जानना होता है हमें एडजस्टमेंट है डिस्क्लोजर है, थोड़ा उसका आइडिया लेना होता है, ठीक है ना। तो आइटम्स एक एक करके देखते जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं। जैसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अभी ऑथराइज शेयर कैपिटल का रोल क्या आएगा सर, डिस्क्लोजर के लिए आएगा शेयर कैपिटल में। तो मैं साथ साथ आपको दिखाता भी रहता हूँ कि क्या है वहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जब बैलेंस शीट बनेगी तो ऑथराइज शेयर कैपिटल बेटा इसमें आ रहा है डिस्क्लोजर में। तो देखो कितने 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच, तो ये दिख गया 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 50 लाख, क्योंकि लैक्स क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है, ठीक है ना। अगला दे रखा है 5,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एट कंसीडरेशन अदर देन कैश।
तो 5000 शेयर अदर देन कैश है, ये भी क्या डिस्क्लोजर अदर देन कैश का देना पड़ता है। तो टोटल शेयर्स में से माइनस करके दिखा दो, मतलब अलग से दिखा, माइनस में बोलूंगा, अलग से ब्रैकेट में दिखाना होता है कितने शेयर अदर देन कैश है, कितने शेयर अदर देन कैश है हमें दिखाना होता है। तो क्या ब्रैकेट में दिखाया हुआ है, देखो हाँ दिखाया हुआ है, आउट ऑफ अबव 5000 शेयर्स हैव बीन इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिस्क्लोजर देना भाई, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दीज आर मेयर डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर के लिए होते हैं, ठीक है ना, नंबर होता है इसके, ठीक है। फिर अगला पॉइंट एक बोला, डिबेंचर्स ऑफ ग्लैड लिमिटेड जो एक्वायर किए कंपनी ने विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग देम फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो यहाँ पे ना कोई डिबेंचर्स हमने खरीदे हुए होंगे, हाँ ये रे इन्वेस्टमेंट डिबेंचर, वो बोल रहे हैं हमारी इंटेंशन 2 साल से ज्यादा पीरियड के लिए। बताओ इसका लिखने का पर्पस क्या होगा सर? सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी तो बताएगा ना करंट है कि नॉन करंट, तो बस वो ये बता रहा है कि ये आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है। इससे पता चल रहा है जब बैलेंस शीट आपके पास बनेगी तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, इसका रोल यही है, ठीक है ना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी देके रख दिया बेटा, पीपी में रोल प्ले कर लेगा, कितने का 41 लाख। तो पीपी के नोट में आप देखेंगे ना तो वहां पे कॉस्ट लिखनी होगी बस, ये देखो पीपी में कॉस्ट लिख दी 41 लाख, ये कॉस्ट है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैं सीधा ही वहीं पे दिखाते जा रहा हूँ, तो पूरी हम एक एक करके आइटम टिक करेंगे, डोंट वरी। फिर उसने बोला जो बैलेंस इन लोन है फ्रॉम एसएसए फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स 45,000 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, लोन सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांटर मशीन है, लोन रीपेबल इन जून 28 है। तो बेटा एक लोन लिया हुआ है हमारे पास, यहाँ अगर देखेंगे फ्रॉम एसएसए फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये रहा वो लोन, बस इसने लिखा है 10 लाख का जो लोन है ना, इसमें से 45,000 इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, तो वो तो सर अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, जो इंटरेस्ट आपका एक्रू हो गया बट ड्यू नहीं हुआ, और रीपेबल इन जून 8 है तो आपका 28 है, तो ये ऑब्वियसली आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो बैलेंस है वो 31 मार्च 25 की है, तो ये 3 साल बाद हो गया इफेक्टिवली, विद इन 1 ईयर इज आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, ये तो 3 साल के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 45,000 ना हमें माइनस करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 लाख माइनस 45,000 माइनस करके दिखा दिया, ठीक है ना, लोन फ्रॉम एसएसए कॉर्पोरेशन। और ये 45,000 जो यहाँ पे है बेटा वो आपका कहाँ दिख रहा होगा, वो अदर करंट लायबिलिटीज में दिख रहा है, देखो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है ना। और ये वाली आइटम अगर मैं साथ ही टिक कर देता हूँ 10 लाख वाली, आप देखेंगे तो 10 में से अब कितना बचा रह गया सर, 10 में से वो 9.55 रह गया, और उसने जो सिक्योरिटी वगैरह बताई वो लिख देंगे, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना, तो उसका रेलिवेंस भी आ गया, मैंने वो आइटम टिक कर दिया एक बार के लिए। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है बता रहा है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कह रहे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स टोटल है कितनी, देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग बेटा ये रही, कितने की है 6.95 की, कह रहा 6.95 की टोटल, उसमें से एक सीडीसी बैंक से पैसे लिए हुए वो 450 है, रिलेटेड पार्टी से लिए वो अनसिक्योर्ड 54 है। अब इन दोनों का टोटल तो बेटा 5,04,000 बनता है, बट टोटल है 695, तो बाकी अदर्स हो जाता है, प्लीज इसका ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, बाकी अदर्स हो जाता है, तो वो कितना बना अदर्स 191। तो बस वो जब आप बनाएंगे ना तो वहाँ पे सेग्रीगेशन ही करनी है, सिक्योर्ड आ गया, लोन सीडीसी बैंक आ गया जैसे था, अनसिक्योर्ड रिलेटेड पार्टी से लिया हुआ है, और बाकी अदर्स आ गया, वो बैलेंसिंग फिगर है 6.95 माइनस 4.5 माइनस 0.54, तो ये आपका 6.95 हो जाएगा, जो हमारा किसका है शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है ना, ओके। फिर आपको कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल जो 5,26,000 के बेटा, उसने बोला दे आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, सर ट्रेड रिसीवेबल के एजिंग के लिए, तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे को दे रखे, यस सर ये 11.57 है, इसमें से बोल रहे हैं 526 की ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स है, तो बाकी लेस देन 6 मंथ्स हो गए ना, वो ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग का बनेगा, वहां पे आ जाएगा, देखो ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, मोर देन 6 मंथ्स दे दिया, कितना है 5.26, अब टोटल कितने थे, टोटल थे 11.57, तो आपके पास क्या बाकी अदर आ गया, 11.57 में से 5.26 माइनस हो गया, वो 6.31 हो गया, तो ये लेस देन 6 मंथ्स है, ठीक है ना, वो बस डिस्क्लोजर के लिए है, एडजस्टमेंट नहीं है कोई भाई, डिस्क्लोजर है, ठीक है ना। फिर बिल रिसेबल फॉर 58,000 मेच्योरिंग ऑन 6 मई 25 हैव बीन डिस्काउंटेड ऑन 15 मार्च, ये तो बिल मेच्योरी साल खत्म होने के बाद हो रहा है, डिस्काउंट इस साल करा लिया, डिस्काउंट की एंट्री डल चुकी है, ये क्या है, बिल आपके पास में डिस्काउंटेड नॉट एट मेच्योर्ड, ये कहां दिखता है बेटा सर, दिस इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, दिस इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तो ये नीचे दिख रहा होगा, देखो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में आ गया, बिल रिसीवेबल मेच्योरिंग ऑन दिस हैव बीन डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड नॉट एट मेच्योर्ड, सिंपल। फिर कंपनी ने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के कहने पे रीवैल्यू करा बेटा फ्री होल्ड लैंड को कितने पे, 40,50,000 पे, तो फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का, ये रहा 30.88, तो 30.88 पे दिख रहा है, और हमने कितने पे किया बेटा उसे 40.5 पे, 9.62 की रीवैल्यूएशन इंक्रीज है, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है सर लैंड टू
रीवैल्यूएशन रिजर्व 9.62, लैंड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 9.62। तो करना है कि इतने से लैंड बढ़ाएंगे इतना रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, इतने से लैंड बढ़ाएंगे इतना रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है मैं अभी चाहे टिक कराता हूँ इस पॉइंट को, 30.88 है ना, तो अब देखो जब लैंड दिखाएंगे हम, तो लैंड में देखो पीपी में लैंड इतना था प्लस रीवैल्यूएशन का 9.62, तो 40.5 आ गया। यस सर। और रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी दिख रहा होगा वो रीवैल्यूएशन कुछ और भी आएगा 9.62, तो ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस में रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है ना। तो 9.62 आ गया, तो पॉइंट हमारा क्लोज हो जाएगा। मैं एटलीस्ट एडजस्टमेंट्स वाले सारे क्लोज करते जा रहा हूँ ना, पहले एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन वाले। कह रहे इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स किया उसमें इंक्लूड है कुछ लूज टूल्स कॉस्टिंग 1,02,000 के, जो मीट नहीं करते डेफिनेशन ऑफ पीपी के क्राइटेरिया को। अरे अच्छा, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मीट करते होते तो यहाँ से निकाल के हम अपने पास उसे पीपी में डालते, पर कह रहे जो है उसमें से लूज टूल जो है पीपी को मीट नहीं करते, तो वो भी आपका इन्वेंट्री में आएंगे ना। तो इन्वेंट्री जो दे रखी है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रेट है ये रही, इसमें से 1.02 बस माइनस करना है वो लूज टूल्स है, और वो सेपरेटली दिखाना है, वो दिखेगा इन्वेंट्री के नोट में ही। भाई ऐसा नहीं सोचना है कहीं और जाएगा, दिखेगा इन्वेंट्री में देखो लूज टूल्स, और बाकी बचे हुए आगे। तो 4.67 था, उसमें से 1.02 माइनस हो गया, तो 3.65 आ गया। वो दिखेगा यहीं पर, अलग नहीं जाएगा, पर वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, जब उसने बोला मुझे कि ये अलग से दिखा रहा है तो इस लाख, अगर अच्छा ही बोलते हैं पीपी की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं, फिर हम इसे पीपी वाले में दिखाते थे, ठीक है ना। वो हमें बात AS2 AS10 दोनों बोलते हैं। फिर कह रहे क्लेम अगेंस्ट द कंपनी अमाउंटिंग टू 415 है नॉट बीन एक्नॉलेज्ड येट, ये क्या हो गया, कंडीशन लायबिलिटी। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, जो कोई कोर्ट वगैरह मान लो कि केस वगैरह चल रहा है अभी तक, उसका कुछ भी नहीं पता, हमने उसे लायबिलिटी नहीं माना, चल रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये आपका कंडीशन लायबिलिटी में आ रहा होगा, देखो कंडीशन में दे रखा है लास्ट में, डिस्क्लोजर ओनली डिस्क्लोजर, ठीक है ना। एक पॉइंट और है, बैलेंस विद बैंक्स में 24,000 एक ऐसे बैंक के साथ है जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। तो बैलेंस एट बैंक कितना है, देखो ये रहा 770। तो ये आपका बैंक वाले में आ रहा होगा विद शेड्यूल बैंक और विद अदर्स हो गया, नॉन शेड्यूल्ड बोल सकते हो आप। ये 24,000 था, टोटल कितना था 7.7, तो बाकी शेड्यूल बैंक के साथ आ गया 7.7 माइनस 24,000 7.46। डिस्क्लोजर्स ओनली डिस्क्लोजर, ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट है आपको दिख गया होगा। अब बेटा क्या करना है, अब चीज़ें अपने पास में टिक करते चलो, डालते चलते एक एक करके आपकी बैलेंस शीट बन जानी है। देखो सबसे पहले 40,000 इक्विटी शेयर से 100 इच वाले 40 लाख, तो ये आपके पास में कैपिटल में आ रहा है, देख लेंगे 40 लाख आ गया, ठीक है ना। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हमारा डायरेक्टली दिख जाता है बेटा बैलेंस शीट में, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका ऑब्वियसली नोट बनाने की लोड नहीं है, 2.7, ठीक है जी। जनरल रिजर्व कहाँ पे आ जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में 6.9 दिख रहे 6.9, ठीक है ना। फिर कैपिटल रिजर्व 20,000, इसमें से रिवैल्यूएशन है, तो बस करना क्या है, माइनस कर दो और 20,000 रिवैल्यूएशन अलग से दिखाओ। तो 12.5 में से वो माइनस हो गया 0.2, तो 12.3, और ये 0.2 यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व में आ गया, तो टोटल रिवैल्यूएशन 9.8 हो गया। बाकी क्या था वो लैंड वाला जो हमने पॉइंट सीखा था, ठीक है ना। पीएनएल अकाउंट सिक्योरिटी भी हम दे रखा है 3.5 और 0.75, 3.5 और 0.75, ठीक है ना। तो वो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल हो जाएगा 33.27। फिर क्या दे रखे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बेटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है ये आपके कौन से स्टैंड की वजह से आती है सर, AS22 की वजह से। कहाँ दिखती है सर, नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में आगे देखो 0.56 एज इट इज डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है ना। डिवेंचर सिक्योर्ड 5K, सर ये आपके पास कहाँ दिखेंगे, ये आपके पास सीधा दिख जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग में, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 10% डिवेंचर आ गया ना 5K, यस सर। फिर अदर लॉन्ग टर्म लोन्स भी है अनसिक्योर्ड 4.25K, ये भी यहीं पे आ जाएंगे 4.25K, यस सर। तो टोटल आपकी 18.8 हो गया, वो डल जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग का टोटल। फिर ट्रेड पेबल से डायरेक्टली डाल दो 5.69, ये ट्रेड पेबल डायरेक्टली आगे करंट में 5.69। अदर करंट लायबिलिटीज 1.41, ये अदर करंट लायबिलिटीज में दिख जाएगा 1.41, उसमें इंटरेस्ट भी था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो लोन वाले में था, तो टोटल 1.86 हो गया, तो टोटल 1.86 दिखा दिया हमने अदर करंट लायबिलिटी में। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 1.36, कोई बाइफर्केशन नहीं दे रहा तो डायरेक्टली दिखा दो 1.36, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म बोरिंग बेटा हमारा टोटल मैच ही हो गया, तो 6.95 हमने कर ही दिया था आइटम्स को ऑलरेडी पहले, तो ये 6.95 भी हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आपके पास आता है प्लांट एंड मशीनरी कितना है 26.8, अब ये नेट वैल्यू है, प्लीज समझना नेट वैल्यू 26.8। तो हमने जो प्लांट एंड मशीनरी कहेंगे नेट वैल्यू डाली है, नेट है ये, नेट दे रखी है क्योंकि एक्यूमुलेटेड अलग से थोड़ा दिए, हमें कॉस्ट नीचे दे दी तो ऑटोमेटिकली माइनस करके डेप्शन आ गई, ये इसीलिए दिया था कि आप दिखा सके दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्शन,
कॉस्ट हमें दी थी ना, तो 26.8 आ गया, टोटल करके 67.3 हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर बेटा नॉन करंट है, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास में 6 की, उसके नोट में लिख देंगे जाके कि वो इन्वेस्टमेंट डिबेंचर ऑफ ग्लैड है, जो लिखा था क्वेश्चन, 2 साल से ज़्यादा की टेंशन है। कैपिटल डब्ल्यूआईपी बेटा कहाँ दिखेगा, पीपी एंड इंटेंजिबल में दिख जाएगा 11.4, सीधा ही बैलेंस शीट में डाल दो चाहे, दिख जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 11.4, ठीक है ना। फिर गुड्स इन ट्रांजिट फिनिश गुड्स के ईयर एंड पे बेटा ये भी क्या इन्वेंट्री है, जो भी रास्ते में गुड्स ऑब्वियसली, तो वो आपका ट्रायल बैलेंस बताऊँ तो मैं एंट्री ऑलरेडी डाल चुका हूँ ना, गुड्स इन ट्रांजिट टू क्रेडिटर करके, तो वो ऑब्वियसली बात है आपके पास में इन्वेंट्री का ही पार्ट है एक प्रकार से 1.35, तो वो आ जाएगा आपके पास इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री का हमारा नोट था 1.35 आपका ये आ गया, टोटल इन्वेंट्री होगी 6.02 की, क्योंकि बाकी हम टिक कर चुके थे ऑलरेडी। फिर आपका कॉलिन एरियर है, वो क्या होगा सर, शेयर कैपिटल में से माइनस होगा, ये हमेशा ध्यान रख लिया करो प्लीज, ये ना जल्दबाजी में अपने पास में आप शेयर कैपिटल को टोटल कर दो, ये शेयर कैपिटल माइनस होना है 0.64, ये देखो माइनस क्या हो 0.64, आइटम पहले देखनी जरूरी है एक बार, ठीक है ना। 39.36 आ गया पेड अप। फिर क्या दिया हुआ बेटा, कैश इन हैंड 0.56, तो ये कहाँ दिख जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 0.56 कैश इन हैंड, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है 0.56 आ गया, टोटल हो गया 8.26, तो ये 8.06 टोटल हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे वो एजिंग वाला दिखा के, तो आपकी बैलेंस शीट की सारी आइटम हो जाएगी, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। देखो इस केस में ना बैलेंस शीट टैली करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपको सच्ची बोलूँ, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एक आधी चीज़ें होती है, कई बार कोई कॉलिनेट दिया है, कोई मान लो कोई खर्चा अगर राइट ऑफ करना भूल गया, तो आइटम तो पता है, सिर्फ सही डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट्स की बात है, आप समझ रहे हो, मतलब वो कोई मेजर बात नहीं, हार्डली कोई एडजस्टमेंट, जैसे यहाँ लाइन टू रिवोल्यूशन रिजर्व वगैरह थी वो आदि, बाकी तो सारी डिस्क्लोजर पे ऐसी बातें हो रही है ना, कोई स्पेसिफिक जगहों पे डिस्क्लोजर दिखाना है, कोई पर्टिकुलर नोट में दिखाना है, या कोई कंडीशनलिटी, वो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरे का पूरा एंड टू एंड कंप्लीट हो जाएगा बेटा। देन अगले क्वेश्चन पे चले, यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़े, फॉलोइंग आर दी समराइज बैलेंस शीट दी हुई ऑफ दी विजेंटा लिमिटेड, 31 मार्च 24 की वैल्यूज और 31 मार्च 25 की वैल्यूज है बेटा, तो ओपनिंग क्लोजिंग करके दिया हुआ है। आपसे कुछ पॉइंट लिखे, मांग क्या रहा है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सिर्फ ऑपरेटिंग मांगे बेटा, तो ध्यान सिर्फ ऑपरेटिंग में लगाना, काफी चीजें और देखेगी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना, यस सर इग्नोर कर देंगे। हाँ तो अब देखो, अब जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का मेरा रोल नहीं आता कि वो इंक्रीज भी हो रही है, क्योंकि उसका इंक्रीज कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा वैसे, तो +5 आपका फाइनेंसिंग में जा रहा होगा, मतलब इशू जो किया आपने एक प्रकार से, ठीक है ना। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, अब ये आपके माइनस हो रहे हैं 2.5 से, तो ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा जो रिडम्पशन हुई है, ठीक है ना। अच्छा पीएनएल अकाउंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है +0.9 का, आपके पास में ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया यहाँ पे ऑपरेटिंग में, आप देखेंगे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के समय ये इंक्रीज इन पीएनएल है मेरा 0.9, हेडिंग थोड़ी गलत लिखी है यहाँ पे, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है, 0.9 को तो हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन पीएनएल, ठीक है ना। जनरल रिजर्व में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1.9 का, ये ट्रांसफर हुआ होगा ना जनरल रिजर्व में, तो एप्रोप्रिएशन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा 1.9 का, ठीक है ना। फिर नीचे और पॉइंट दे रखे हैं, टोटल दिया हुआ है। अच्छा नीचे हमारे को एडजस्टमेंट में भी दे रखे हैं, सारी आइटम क्या दिए, देखो एक तो उसने एडजस्टमेंट एक बार देखनी जरूरी है, डेप्शन दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी पे और लैंड एंड बिल्डिंग पे ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 1 लाख। वैसे आपको सच्ची बोलूँ, आपको ना इनके अकाउंट बनाने पड़ते हैं जानने के लिए कोई परचेज वगैरह तो नहीं की, या आपके पास कोई सेल वगैरह उसका डाटा, अब यहाँ पे क्या है आपके लिए आसान है, अब प्लांट और मशीनरी आपके पास में जो है मान के चलो वो खरीदी भी है, लैंड एंड बिल्डिंग तो खरीदी भी नहीं, वो तो 1 लाख से कम हो रही है, प्लांट मशीन खरीदी, पर वो इन्वेस्टिंग में रोल प्ले करेगा, मुझे अकाउंट नहीं बनाना, मुझे अकाउंट नहीं बनाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल क्वेश्चन में अकाउंट बनाते हो, प्लांटर मशीन निकल के आएगी, आपने खरीदी है, आप समझ रहे हो, बट वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो मुझे इस इन्फॉर्मेशन को देखने की लोड नहीं है इन चीज़ों की, प्लीज समझो, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग करना है, तो टाइम नहीं कोटी करना पेपर में कि देखा और अकाउंट बनाना चालू कर दिया, मांगा ऑपरेटिंग है। अब डेप्शन सिर्फ क्या है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा 50,000 और 1 लाख, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये ऐड हो रहा होगा डेप्शन आपके दोनों 1 और 0.5, ठीक है ना। अच्छा इनकम टैक्स 175 का पे किया, हाँ इनकम टैक्स का रोल है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स ने ऐड होना एक बार और लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस हो रहा है, इनकम टैक्स पेड दे दिया, अब प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया 2 लाख और 2.5, तो उसका अकाउंट बना होगा पक्का, ये देखो ना प्रोविजन फॉर टैक्स का 2 लाख ओपनिंग है, 2.5 ये है, पेमेंट उसने लास्ट में बताई थी कितने की करी थी, 1.75 की करी थी, यस 175, तो बाकी आपका प्रोवाइड फॉर हो गया 2.25। अब 2.25 क्या होगा सर, इतने से ना प्रॉफिट कम होगा, तो उसे ऐड कर देंगे और 1.75 लास्ट में माइनस करेंगे,
तो 2.25 प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ऐड हो रहा है और 1.75 टैक्स पेड आपका माइनस हो रहा है। ठीक है बात, ये आपने ध्यान रखना है, टैक्स पेड सबसे लास्ट में माइनस होता है। अच्छा, यहाँ ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा फॉर्मूले में बोलूंगा गलती मतलब है बनाने में थोड़ी सी की हुई है। वो गलती क्या की हुई मैं बताता हूँ आपको ना। ये बोला जाता है इंक्रीज इन पीएनएल, फिर जर्नलिज्म आता है या डिविडेंड का भी मैं पॉइंट लेके आता हूँ, और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स। सिर्फ उतनी चीज़ों का आपको करके उस वैल्यू को बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी, जिसे आप यहाँ भी दिखा सकते हो, वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। कहने का मतलब कि वो यहाँ मतलब वो करने के बाद वैल्यू आएगी, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीजें आती है और फिर उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है ना बात। तो थोड़ा सा वो आंसर में उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ी सी गलती की हुई है। ठीक है ना। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड तो क्या है, जो ड्यूरिंग द ईयर में डिक्लेयर हो गया, ड्यूरिंग द पे हो गया, तो 1 लाख से क्या हुआ, प्रॉफिट कम भी हुए और पेमेंट भी हुई। तो आपके पास में जो पेमेंट है वो तो फाइनेंसिंग में जाएगा डिविडेंड पेड, पर जो आपने इसी की वजह से प्रॉफिट कम हुए 1 लाख से, तो ऐड बैक कर दोगे ना इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड जो पे किया 1 लाख ऐड हो गया। ठीक है ना। अब बाकी चीजें आपके पास देख लो, आपके पास कौन सी और है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड पेबल्स का तो क्या डालना है, चेंज डालना है। तो 1 से 0.8 हो रहा है तो माइनस गिरी है 0.2 से आपके पास। ठीक है ना। और ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हुई है कितने से, सर 1.4 से। ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर माइनस ही होगा, क्योंकि लायबिलिटी कम होना मतलब ऑब्वियसली पेमेंट ज़्यादा करिए आपके पास तो माइनस हो गया, और इंक्रीज होना मतलब पेमेंट कम करिए तो वो आपके पास प्लस हो जाएगा 1.4। ठीक है ना, चेंजेस वाले में। गुडविल आपके पास 5.75 से 4.5 हुई है बेटा, तो क्या होगी 1.25 से कम हुई है। अब ऑब्वियसली गुडविल दे रखे है बेटा, तो ये क्या हुई है, अमोर्टाइज हुई है, अमोर्टाइज हुई है। तो अमोर्टाइज होने के कहाँ गई वो पीएल में, तो इसे ऐड बैक कर देंगे। 1.25 से जो कम हुई है तो ये ऐड बैक हो रही है, देखो गुडविल रिटर्न ऑफ 1.25 नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का भी क्या डाल देंगे, चेंज डाल देंगे। ये क्या हुआ है सर, 4.85 से 4.5 हुई है, माइनस 0.5 हुई है, कम हुई है। ये 8 से 12.6 हुई है तो प्लस हुई है 4.6 प्लस। प्लीज ध्यान रखना, इन्वेंट्री का कम होना बेटा करंट एसेट के कम होने में क्या होगा, ऐड होगा। तो प्लस हो रहा है 0.5 डिक्रीज इन इन्वेंट्री, और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो मतलब माइनस होगा, क्योंकि हमें कलेक्शन कम हुई है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब हो गया, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो आपके पास किसकी पार्ट है, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का रोल है। इसका रोल का बात है जब पूरी कैश फ्लो बनानी होती है। ठीक है ना। तो आपका पार्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था हिडन, अब जिसको आपकी मर्जी है इसलिए इंस्टीट्यूट ने ना अलग अलग आंसर दिए। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मेरा यहाँ पे करने के बाद पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी एक वैल्यू आनी थी, जो कि किस किस का होता, ये और ये, इन चारों को अगर ऐड करते तो आता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर इन तीन चीज़ों को ऐड करते तो आता ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ये सब करके आता कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और टैक्स पेड माइनस करके फाइनली आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा पॉइंट क्या है हिडन एडजस्टमेंट का, ये 12% का प्रेफरेंस शेयर्स का, तो 12% दिया है, तो यहाँ पर हम ये लेके चल सकते हैं कि इनको भी डिविडेंड दिया होगा। अब इसमें क्या ऑप्शंस लिए गए, इंस्टीट्यूट ने 3 आंसर दे दिए। सबसे पहला आंसर क्या लिया जो हमने कंसिडर किया, भाई नहीं बोला तो हमने बोला भाई कोई डिविडेंड नहीं होगा, कोई डिविडेंड नहीं प्रेफरेंस वालों का, तो हमने इग्नोर किया, कुछ नहीं कंसिडर किया। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड दिया, उनको रिडीम एंड में किया, तो रिडीम एंड में किया और उनका डिविडेंड कंसिडर है। अब जब एंड में रिडीम किया होगा तो मुझे बताओ 7.5 से 5 हुए हैं, एंड में रिडीम हुए तो डिविडेंड किस पे होगा, 7.5 लाख पे, 7.5 लाख पे। तो 7.5 लाख का 12% आपका ना प्रेफरेंस डिविडेंड पे ऐड हो जाएगा बस, और वो बाद में कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। ये मत सोचना कि इससे कैश फ्लो टैली नहीं होकर पूरी बनाएंगे, नहीं हो जाएगा। 7.5 लाख का 12% उतना डिविडेंड दिया है हमने, ये माना है आपके पास। तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, आपके पास 0.9 का जो डिविडेंड है वो देने से आपका प्रॉफिट कम भी हो गया और पेमेंट भी हुई है। तो अब ये आपके 7.5 लाख, ये कब है असम्पशन, अगर रिडम्पशन लास्ट में। एक और आंसर दे दिया, बस इसमें क्या है, सारे आंसर में क्या होगा, बस यही चीज़ है, 0.9 से आपका लास्ट आंसर बढ़ गया। ठीक है ना, असम्पशन रिडम्पशन कब हुई, लास्ट में। एक और आंसर दे दिया कि अगर रिडम्पशन फर्स्ट जो हुई है, अब अगर रिडम्पशन फर्स्ट जो हुई है तो फिर आप किस पे लोगे डिविडेंड, 5 लाख पे, क्योंकि वो 2.5 लाख तो चला गया, वो तो फर्स्ट डे रिडीम हो गया। रिडम्पशन की वैल्यू 2.5 लाख तो फाइनेंसिंग में आनी है, बट बात सिर्फ इतने आगे जो 12% डिविडेंड अब वो किस पे होगा, अगर हम डिक्लेयर करके पे कर रहे हैं 5 लाख का 12%, विच इज ये आ गया आपके पास में 0.6। जो हमारा नॉर्मल आंसर था उसमें 0.6 बढ़ जाएगा, बस वो उसी की वजह से आंसर बढ़ा, और यही वैल्यू हमारी कहाँ डलेगी फिर अब, फाइनेंसिंग में, अगर हम पूरी बनाते हैं। तो तीनों आंसर लिखे, सिर्फ फर्क किसका डाला, प्रेफरेंस वालों के डिविडेंड का। अब आप कोई भी अपने पास असम्पशन ले सकते हैं, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं था इसलिए। तो इंस्टीट्यूट ने भी देखो तीनों दिया है बच्चों के, जो भी बच्चा जो भी असम्पशन से करके आए, नोट नीचे लिखो और अपने पास आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, यस सर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते, यस सर।
अगला क्या बेटा क्वेश्चन कहता है ग्रेस लिमिटेड ने एक्वायर करा बिजनेस विच इज कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ वीनस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 23 फॉर 8,000 लैक्स। तो सीजीयू आपका बिजनेस खरीदा है जो कि कैश जनरेटिंग यूनिट है। डिटेल्स ऑफ एक्विजिशन दे रहे हैं, अब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे, अभी सारी पढ़ते हैं। आपसे रिक्वायरमेंट में क्या देखो कह रहा है कैलकुलेट करो वैल्यू इन यूज। अब ये टर्म्स कहाँ आती है सर, AS28 इंपेयरमेंट में आती है, ठीक है ना। अगर डिस्काउंटिंग रेट 10% है, इंपेयरमेंट लॉस बताना है इस साल के एंड का, रिवाइज कैरिंग अमाउंट बताना है, मतलब इंपेयरमेंट लॉस के बाद की वैल्यू, और पी फैक्टर आपको क्वेश्चन ने ही दे दिए। अब ये आपका पूरे का पूरा नॉलेज आपको लेके जानी है अपनी कहाँ से, कैश फ्लो से सीधा AS28 इंपेयरमेंट पे, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। उसने बोला कि बिजनेस जो खरीदा था ना वो तो खरीदा था 31 मार्च 23 को, हमारे सारे क्वेश्चन में बात नहीं 31 मार्च 25 की आ रही थी, पर उस पर थोड़ा ध्यान देके चलना। 23 को खरीदा था 8,000 लाख का, और उसमें क्या क्या चीज़ थी, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, मतलब जो एसेट्स उनकी वैल्यू कितनी है 6,000 लाख, और गुडविल कितनी है जो अमोर्टाइज इन 5 ईयर्स करी जाएगी 2,000 लाख, क्योंकि 8,000 की कंसिडरेशन है, 6,000 के एसेट्स आ गए, तो आपके 2,000 लाख के आपकी क्या आ गई, गुडविल आ गई, पर उसे 5 सालों में अमोर्टाइज करना है। ये बात तो हमें कौन बोलता है, AS14 बोलते हैं ना। आप किसी का बिजनेस एक्वायर करते हो, जो परचेज गुडविल आती है उसे कितने सालों में करना होता है, 5 सालों में। क्वेश्चन लिख के दे रहा है, कह रहे हैं एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एक्वायर्ड एसेट 8 साल है विद नो रेजिडुअल वैल्यू। कह रहे हैं इनकी लाइफ जो है ना वो 8 साल है विद नो रेजिडुअल, क्योंकि इसमें आपके तो हम यही मान रहे भाई पीपी वगैरह ये सीधा, मतलब और चीजें नहीं है, करंट एसेट्स वगैरह वो सीधा ही है टोटल, मतलब ये सिर्फ काइंड ऑफ पीपी ओनली, ठीक है ना। तो इनकी लाइफ आपकी 8 साल है विद नो रेजिडुअल। वो यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्शन। 31 मार्च 25 को जाके ग्रेस लिमिटेड ने एस्टिमेट करा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो नेट सेलिंग प्राइस है इनकी वो कितनी रह गई 3,000 लाख, तो इनकी एनएसपी कितनी है 3,000 लाख है। ग्रेस लिमिटेड बुक्स क्लोज कब करता है 31 मार्च को हर साल। कैश फ्लो बजट आपके पास दे दिए अगले 6 सालों के, तो अगले 6 सालों के ना कैश फ्लोज दे रहा है। ये हमें वैल्यू इन यूज निकालने में मदद करता है, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। तो एस्टिमेटेड कैश फ्लो दे दिए आपके पास 6 सालों के। हमसे पहला सवाल ये मांग रहा है, तो पहला सवाल तो सबसे आसान है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। वैल्यू तुम्हें दिए कैश फ्लोज की, पी फैक्टर तुम्हें दे दिए, मल्टीप्लाई करो और निकालो ना वैल्यू इन यूज। इसमें तो क्या नॉलेज चाहिए हमारे को, AS28 की भी नॉलेज नहीं चाहिए, तो नॉर्मल है। ये आपके कैश फ्लोज क्वेश्चन ने दिए, ये आपके प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज दे दिए, आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ गई, सिंपल। बस उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, आप नहीं भी करेंगे चलेगा क्योंकि वैल्यूज इन लैक्स है। उन्हें करके ही आगे सॉल्व पूरा किया हुआ, तो 3297 ले लिया। मल्टीप्लाई करेंगे, जब दे रहा है जितने डेसिमल तक उतने तक ही लेना, खुद लिया 3 डेसिमल तक तो 3 तक ले लो, मल्टीप्लाई करके बस निकालना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका वैल्यू न्यूज आ गया। देखो अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था इंपेयरमेंट लॉस। नो ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मेन बात है सारी। अब इंपेयरमेंट लॉस के लिए ना सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए कि जिस दिन हम इंपेयरमेंट करने जा रहे हैं उस दिन कैरिंग अमाउंट क्या है। नाउ कैरिंग अमाउंट हैज टू बी कंपेयर्ड विद रिकवरेबल अमाउंट, एंड रिकवरेबल अमाउंट इज नॉट वैल्यू इन यूज, दैट इज वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस व्हिचएवर इज हायर। तो थोड़ा ध्यान से चलना मेरे साथ में चीजों में, ठीक है ना। अब इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जो हमारे पास में चीज आते हैं विच इज कैरिंग अमाउंट क्या है उस दिन। तो हमारा कैरिंग अमाउंट के लिए बेटा अगर हम बात करें, कैरिंग अमाउंट के लिए हमने एक्विजिशन कॉस्ट जो थी ना हमारी, वो थी 31 मार्च 23 को 6,000 लाख और 2,000 लाख। तो 2,000 लाख गुडविल की थी, 6,000 इसकी थी। अब देखो गुडविल की लाइफ 5 साल थी और 2 साल बीते, 31 मार्च 23 से 31 मार्च 25 तक 2 साल बीते, तो 2 साल की अमोर्टाइजेशन 800 बनेगी। वो कैसे सर, अगर 2,000 वैल्यू है और लाइफ 5 साल है तो 2/5 के हिसाब से 800 की अमोर्टाइजेशन हुई ना, तो इसकी वैल्यू कितनी बची है इस दिन 1,200। ये क्या आ रही है कैरिंग अमाउंट, ये क्या निकल के आ रहा है बेटा, कैरिंग अमाउंट आ रही है निकल के। ऐसे ही इनकी लाइफ कितनी थी, इनकी लाइफ थी 8 साल जो एसेट थे, तो उस पर कितनी आएगी डेप्शन, 6,000 इंटू 2/8 तो 1,500, तो इनकी वैल्यू कितनी 4,500। तो मेरा टोटल जो कैरिंग अमाउंट है इंटायर सीजीयू का, जो कैश जनरेटिंग यूनिट बोलते हैं, जिसमें गुडविल है और आपके नेट एसेट्स आगे, वो है 5,700, वो है 5,700। तो दिस इज अवर कैरिंग अमाउंट एक बार के लिए, ये कैरिंग अमाउंट है मेरा, ठीक है। अब ये हमारा कैरिंग अमाउंट तो आ गया बेटा 5,700 का, सिंपल से अगर मैं बात बोलूँ इंपेयरमेंट से पहले, ठीक है ना। अभी हमने इंपेयरमेंट लॉस निकाला, इसको किससे कंपेयर करना है सर, रिकवरेबल अमाउंट से। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज और एनएसपी विच है। तो वैल्यू इन यूज मैंने ऊपर पीछे निकाला था भाई, कितना निकाला था 3,297, और नेट सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, एनएसपी बोल देता हूँ शॉर्ट में, वो हमारे को उसने दिया हुआ था 3,000 लाख है, वो हमारा कितना है 3,000। तो दोनों में से हायर क्या है, दोनों में से हायर है 3,297, ठीक है ना। तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना है 3,297। तो मेरे पास में क्या इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, यस सर मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, क्योंकि मेरा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है।
तो मेरा दोनों का जो डिफरेंस है वो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 5700 माइनस 3297 लाख का। तो ये उसने मेरे से सेकंड पार्ट पूछा भी था, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, 2403 लाख का ये इम्पेयरमेंट लॉस है। और थर्ड चीज़ उसने पूछी थी रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या है, उसके बाद क्या है। अब यहाँ ना थोड़ी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक एसेट नहीं है प्लीज़, यहाँ सीजू के अंदर गुडविल भी और नेट एसेट भी आ रहे हैं। तो इस केस में हमारी जब 3297 और इम्पेयरमेंट लॉस 2403 है, तो बेटा हमने सीखा हुआ कॉन्सेप्ट कि हम पहले अगर गुडविल पार्ट ऑफ है, गुडविल और नेट एसेट, हम पहले गुडविल में एलोकेट करते हैं, सारा लॉस जाएगा पहले गुडविल में जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है ना। क्योंकि आपकी इम्पेयरमेंट लॉस हो रही है, इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो भाई किस बात की गुडविल, आप गुडविल दिखा रहे हो, मैंने रिकॉग्निशन, आप जब जो इम्पेयर हो रहा है तो पहले हम इसलिए गुडविल को खत्म करते हैं, पहले सारा लॉस एट्रीब्यूटेबल टू गुडविल। तो इस 2403 में पहले 1200 का 1200 गुडविल को जाएगा, वो क्या है, ठीक है ना, इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज, दैट इज आपका ये, इसे क्या बोला गया, ये एलोकेशन है, ये एक्चुअली में टेबल गलत बना हुआ है थोड़ा सा वो वैल्यूज के हिसाब से, तो ये एलोकेशन इम्पेयरमेंट लॉस है। तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा 1203, वो बाकी नेट एसेट्स में जा रहा है। अच्छा, अगर इसमें और सारे बहुत सारे एसेट्स होते, मतलब मान लो 2-3 आप कहते हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है, जो भी है, तो वो रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट में जा रहा था, उनकी कैरिंग अमाउंट की रेशियो में जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो 1203 चला गया। ये करने के बाद इसका कैरिंग अमाउंट कितना रह गया 3297, ये तो जीरो ही हो गया। फिर पहले तो गुडविल में ही जाएगा, बाकी जाना है आपके पास में जो नेट एसेट्स है, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा 4500 था माइनस 1203 करके 3297। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वैल्यू न्यूज, तो सबसे आसान था, उसी तरह रिकवरी अमाउंट भी इजीली आ गया हायर ऑफ एनएसपी करके, ठीक है ना। मेन था थोड़ा सा आपको पहले का कैरिंग अमाउंट निकालना, जिसमें क्या था 2 सालों की गुडविल की वैल्यू, क्योंकि 5 साल लाइफ थी तो 2 सालों का उसका किया, 8 साल उसकी लाइफ थी तो 2 का उसका किया, रेजो वैल्यू 0 थी, उससे आपका और आसान हो गया था। तो वो 2 साल बाद 31 मार्च 25 की कैरिंग अमाउंट आई, उसको कंपेयर किया हमने किसके साथ में, जो हमारा रिकवरी अमाउंट है इम्पेयरमेंट लॉस है। पहले इम्पेयरमेंट लॉस बस किसको एलोकेट होता है, गुडविल को होता है, उसके बाद बाकी नेट एसेट्स की जो आ रहे हैं उसमें जो आपके पास एसेट्स वगैरह उनकी रेशियो में, ठीक है ना, वो रेशियो में आ जाता है, ठीक है जी, ये बात क्लियर हो जाती है। यस सर, यही हमें यहाँ पर में करना होता है, प्लीज़ समझिए, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें डिटेलिंग तो बहुत सारी होती है कि आप रेशियो ऑफ नेट एसेट में जब लेके जाते हैं तो वहाँ पर में क्या होता है, कुछ को हम नहीं लेते, जैसे इन्वेंट्री वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह, इनको नहीं लेते हम अपने पास में, क्या लेते हैं जो पीपी वगैरह है और इंटेंजिबल एसेट्स है उनकी जो रेशियो है उसमें बांट देते हैं, उनकी जो रेशियो उसमें। बट वो आपके पास चीज़ नहीं आती, वो हम सीए फाइनल लेवल वगैरह में बात करते हैं, ठीक है ना, कि वो पूरी डिटेलिंग में देता है, इसलिए उसने यहाँ पे सिर्फ क्या रखा, गुडविल और एक ही नेट एसेट रखा था, पहले गुडविल बाकी नेट एसेट, ठीक है ना। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। यस सर, क्वेश्चन हो जाता है सर, अच्छा क्वेश्चन था, आपके पास सीखने को भी था इस क्वेश्चन के अंदर में, और हमारे पास पॉइंट्स आए भी अच्छे वाले, ठीक है ना। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलो, फॉलोइंग आर दी समराइज बैलेंस शीट देयर बेटा ऑफ ब्लू लिमिटेड एंड येलो लिमिटेड एट 31 मार्च 25। तो 2 कंपनीज की बैलेंस शीट दी है, एक ब्लू है एक येलो है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट दे दी बेटा आपको। कह रहे 31 मार्च 25 को ब्लू लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया बिजनेस ऑफ येलो लिमिटेड ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। तो AS14 अमेलगमेशन का क्वेश्चन आ गया, एक प्रकार से एब्जॉर्प्शन करी जा रही है, ब्लू येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि दोनों मिलकर अमेलगेट होकर एक नई कंपनी बन रही है, तो एब्जॉर्प्शन का केस है। फिर पॉइंट्स ये देखो, मांग क्या रहा है लास्ट में, पीसी मांग रहा है और बैलेंस शीट मांग रहा है ब्लू लिमिटेड के एब्जॉर्प्शन के बाद, ठीक है ना। तो ये परचेजिंग कंपनी की बुक्स मांग रहा है, उसमें भी एंट्रीज नहीं है, सीधा बैलेंस शीट और परचेज कंसीडर, परचेज कंसीडर हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। नेट एसेट है कि आपके पास कौन सा मेथड लग रहा है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से हमें अपने पास में देखो पीसी आपके पास निकालने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पीसी के लिए हमें अपने पास में देखना पड़ेगा नेचर ऑफ मर्जर है, नेचर ऑफ परचेज है, वो एंट्रीज के लिए हमें देखना पड़ता है। पीसी के लिए तो आपका नेट पेमेंट है कि नेट एसेट है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो नेट पेमेंट है नेट एसेट हमें देखना पड़ेगा। अब उसने क्या बोला, 8% डिवेंचर होल्डर्स ऑफ येलो को पे करना है 10% डिस्काउंट पे, और अपने वाले 10% डिवेंचर किस पे देंगे, पार पे। तो उन्हें टेक ओवर ही 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो इनके जो आपके डिवेंचर्स है ये वाले, उनको बेटा 10% डिस्काउंट कर देना बस, टेक ओवर ही 10% लेस पे होगा, अपने वाले तो पार पे देंगे। एक अनरिकॉर्डेड करंट एसेट भी है 1,16,000 का इन द बुक्स ऑफ येलो, जो टेक ओवर कौन कर रहा है, ब्लू लिमिटेड कर रहा है। तो एक एक्स्ट्रा एसेट लेके आना है, जो भी एसेट्स होंगे उसमें एक एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है 1,16,000 का। ट्रेड पेबल ऑफ येलो के अंदर इंक्लूड है 150 पेबल टू ब्लू, ये क्या इंटरओइंग कॉमन होइंग, जिसे आप क्या करेंगे बस बैलेंस शीट बनाते समय कैंसिल, इसका तो इवन पीसी वगैरह के समय कोई रोल भी नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ येलो को टेक ओवर ब्लू किस पे कर रहा है, 10% ज्यादा वैल्यू पे, तो जो भी इन्वेंट्री उसमें 10% ज्यादा कर देना, मैं इन्वेंट्री के आगे 10% ज्यादा लिख देता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना आए, ठीक है ना। गुडविल ऑफ येलो लिमिटेड कैसे कंप्यूट होगी, 2
टाइम्स ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल, पिछले 3 सालों के सिंपल एवरेज लेनी है, इनटू 2 ईयर परचेज करना है। ये प्रॉफिट दे दिए आपको पिछले 3 सालों के। बट एक चीज़ और लिख रहा है, कह रहा है 2022 में मतलब इस साल में एक एम्बेसलमेंट हुई थी कैश की बाय एन एम्प्लॉई अमाउंटिंग टू 50,000 जो ऑलरेडी एडजस्ट हो गई थी। तो ये क्या है, नॉर्मल आइटम है, चोरी वगैरह ये रूटीन के आइटम थोड़ा। तो ऑब्वियसली इसे क्या कर लेंगे, गुडविल निकालना होगा तो इसे एडबैक कर देंगे। गुडविल निकालेंगे इसमें एडबैक है, तो गुडविल तो मैं निकाल ही देता हूँ, वो निकली हुई भी होगी आपके पास में, ये रही वर्किंग नोट्स में ना। तो आपके पास प्रॉफिट क्या क्या दिए थे सर, देखो हमारे पास में 4.5 लाख है, 390 235, 4.5 लाख 230 और 390 में क्या क्या 50,000 वो ऐड कर दिया इन्वेस्टमेंट का। ये टोटल हुआ, तीनों को डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, इंटू 2 किया तो निकल के आ गई गुडविल। तो गुडविल है 7.5, गुडविल आ गई 7.5, ठीक है ना। फिर उसने बोला है पीपी की वैल्यू जो लगाने हैं, टेक ओवर किस पे किया, 36 44 50 500 पे। तो पीपी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलग ही वैल्यू ली है 36.445। गुडविल की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 7.5 दे रखी है, तो इसलिए सामने लिख दिया, हो सकता है ना भी दे रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हमारी गुडविल आ जाएगी। कह रहे रिमेनिंग एसेट लायबिलिटीज किस पे आ रहे हैं, बुक वैल्यू पे ही आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सेम वैल्यू पे जिनके चेंज नहीं करें। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करेंगे नेसेसरी इक्विटी शेयर्स 5% प्रीमियम पे। इक्विटी वालों को इक्विटी शेयर देंगे 5% प्रीमियम, नेसेसरी क्या बताया, नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया। तो नंबर ऑफ शेयर नहीं बताए कितने दे रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है बेटा, नेट पेमेंट नहीं लग सकता, पीसी के लिए नेट एसेट लगेगा। छोटा सा एक और हिंट होता है, तो गुडविल की वैल्यू दे दी आपको या मेथड दे दी जिसे हम निकाल रहे, तो आप देखते हैं खुद ही नेट एसेट लग रहा होता है। तो यहाँ पीसी के लिए नेट एसेट लग रहा होगा, और जो बाद में हमारा एंट्रीज या फ्लो के लिए मर्जर नहीं रहा, वैल्यू से चेंज कर दी तो नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। पीसी के लिए नेट एसेट पहले तो ये लेके चलना। तो पीसी के लिए नेट एसेट है ना, वो निकालने को बोला ही था, वो उसमें क्या करना है, रिवाइज वैल्यू लेनी है। जैसे गुडविल की वैल्यू थी 7.5, वो एक एक करके देखते चलो, ये डाल दी। पीपी की 36.445 बोली थी, यस सर। इन्वेंट्री में 10% ज़्यादा था, 4.8 में 10%, वो देखोगे तो यही आ रहा है 5.28, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं था, 4.65 है, 4.65 ही है। 0.315 0.6 ये दोनों सेम है, 0.315 0.6। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट था एक्स्ट्रा, ये वाला, यस सर 1.16 का एक ही आ गया, ठीक है जी। फिर लाइबिलिटीज माइनस होनी है, तो लाइबिलिटीज में आपके बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 0.32 0.88 4.25 1.3, ये आपके पास चारों लाइबिलिटीज माइनस होनी है। तो ये चारों लाइबिलिटीज एज इट इज बुक वैल्यू पे होनी है। पर जो डिवेंचर्स है उसमें क्या करेंगे, 10% माइनस करना था, हम टेक ओवर 10% लेस पे करें, अपने वाला पार पे देंगे। तो 8 माइनस 10% करके 7.2 आ रहा है। लाइबिलिटीज माइनस करी, ये आगे आपके पास में बेटा नेट एसेट्स, जो कि आप पीसी बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, हम लेक्चर में भी करते हैं, हरी लिमिटेड वाई लिमिटेड एक आधा और भी आता है आपके होमवर्क के क्वेश्चन जब लेक्चर में जो बच्चे लगाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इनको जो शेयर देना वो किस पे देना बेटा, 5% प्रीमियम पे। अब हमारा शेयर किस पे है, देखो हमारा शेयर है बेटा 100 रुपये का, तो हम किस पे इशू कर रहे हैं, 105 पे। तो अब डिवाइड बाई 105 करेंगे ना, 42 लाख है, डिवाइडेड बाई 105 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो दैट कम्स आउट टू 40,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। फेस वैल्यू 100 वाला है, पर इशू किस पे हो रहा है, 105 पे। तो आपकी जो पीसी डिवाइड होगी ना, वो 40 लाख जाएगा कैपिटल में और 2 लाख जाएगा प्रीमियम पे। मतलब इसकी जो सेग्रीगेशन होगी वो कैपिटल में जाएगा 40 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 2 लाख। इस केस में सबसे आसान होती है बैलेंस शीट बनानी, पता है, सच्ची मैं बता रहा हूँ मैं। अगर आपकी पीसी नेट एसेट से निकली है, आपके पास उसका बैलेंस शीट बनानी है, नेचर ऑफ परचेज का बैलेंस शीट सबसे आसान है। बैलेंस शीट क्या है, उस कंपनी की खुद की बैलेंस शीट प्लस जो आपने टेक ओवर की एंट्री डाली। टेक ओवर की एंट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस जो ये आपने बनाए हैं वैल्यूज भाई इन्हीं को एडिट करना है, उसकी खुद की बैलेंस शीट की वैल्यूज नहीं देखनी, जो वैल्यूज लिए बस इसे देखना बैलेंस शीट बनाते बस। अगर वो ध्यान में रखा ना, आप गलती करोगे नहीं कभी, आप गलती करोगे नहीं कभी, वो देख लो अभी। जैसे आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इक्विटी शेयर उसके खुद के कितने 40 लाख, और आपकी कैपिटल में भी कितना आ रहा है 40 लाख, तो आपके 80 लाख हो जाएगी। देखो 80,000 इक्विटी शेयर हो गए ना, 40 प्लस 40 80 लाख। और उसमें से बता भी दिया जो 40,000 अदर देन कैश है, 40,000 अदर देन कैश, ठीक है ना। फिर आपके सारे रिजर्व एंड सरप्लस, तो जनरल रिजर्व आपका कितना 1.5, तो क्या आप ही का आना है सर, आप ही का आना है, दूसरे का आएगा ही नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है, दूसरे के रिजर्व उठ के नहीं आएंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व होता कोई तो उसकी एंट्री डलती है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू शेयर। हाँ, अब आपके उसमें कोई और है नहीं, एक चीज और आएगी, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आपने शेयर प्रीमियम पे इशू करे ना 2 लाख,
कैपिटल वाला कैपिटल में गया, जो पीसी को एलोकेट करते हैं, जो पीसी में दे रहे हैं कैपिटल में गई फेस वैल्यू, प्रीमियम आ जाएगा 2 लाख का जो आपने दिया। उसके रिजर्व मत लेके आना, पुरानी के रिजर्व नहीं आते नेचर ऑफ परचेज में, समझाई बात। तो ये आ जाएगी 3.5। तो 80 और 3.5 में साथ साथ बैलेंस शीट में भी टिक करता जाता हूँ। 80 आ गया, 3.5 आ गया। फिर आए डिबेंचर्स, आपके खुद के कितने 10% डिबेंचर 15 के, और दूसरे को भी आपने 10% ही दिए थे, यस, पर वो कम हो गया था, 7.2 आ गया था। तो यहाँ पर मैं डिबेंचर बेटा ये रहे 10%, खुद के 15, उसके 7.2, तो 22.2 हो गया, और ये बैलेंस शीट में आ जाएगा 22.2। तो यहाँ से वो टिक होता जाएगा, क्या क्या चीज़ जलती जा रही है, 7.2 टिक हो गया मेरा। अगला क्या आ रहा है सर, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा 3.45। तो ये लॉन्ग टर्म आपके पास प्रोविजन में दिख रहा है, देखो ये कितना आ जाएगा 3.45, और जो उसका टेक ओवर किया था वो कितना था 1.3। बस वो एज इट इज ऐड करके चलना है, बस और कुछ नहीं है। 4.75। बस एक चीज, कुछ एंट्रीज का ध्यान रखना है, डिवेंचर वालों को तो हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पार पे ही थे। आपको बस ध्यान रखना है, चीजें आ रहेगी, बस एक चीज है नेट एसेट में लिए इंटररोइंग को ध्यान रखना है, इंटररोइंग थी बस वो ध्यान रखना होगा मैं, ठीक है ना। ट्रेड पेबल दे दिया बेटा 7.4 और 4.25 है, 7.4 4.25 ट्रेड पेबल का। तो ट्रेड पेबल मेरा 4.25 आपका यहाँ पे टिक भी हो गया। बस एक क्या इंटररोइंग थी, इंटररोइंग कितने की थी सर, इंटररोइंग थी यहाँ पे दे रखी है 1.5 लाख की, तो 1.5 माइनस करना है, एंट्री क्या डलती है ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, तो 1.5 माइनस करना नहीं भूलना, इधर से भी और ट्रेड रिसीवेबल से भी 1.15, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया था आपके पास 4.75। फिर आ रही है अदर करंट लायबिलिटीज है, ये सेम है 1.24, दूसरे की भी 0.88 थी। फिर ये क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो भी है 0.71 और 0.32, इनमें कोई चेंज नहीं था ना, चेंज होता तो बात थी। तो ये दोनों आपके पास टिक हो जाएंगे, और यहाँ पे भी आपकी सेम वैल्यू सी थी तो टिक हो गई। अब थोड़ा सा जान चलना, जहाँ चेंज नहीं होता ना वहाँ तो बैलेंस शीट से भी दिख जाती है, चेंज वाली में थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए बोला सिर्फ आपको अपना वर्किंग नोट जो पीसी वाला के अपने कंप्यूटेशन करने उस पर ध्यान देना। अब आता है बेटा ये साइड, पीपी आ गया 35.65, 31.26 मत ऐड करना, 36.445 था, तो प्लीज़ उसको ध्यान रखना। तो देखो 35.65 आपका खुद का था, और उसकी कितनी थी 36.445। ऐसे गुडविल कितनी थी आपकी 8.75, और दूसरे की कितनी थी 7.5। फिर इन्वेंट्रीज 8.89, और दूसरे की वो 10% ऐड करके 5.28 आ रही थी, ठीक है ना। फिर ट्रेड रिसीवेबल 13.535, दूसरे की सेम थी, बट ये इंटरविंग आ गई जिसका सेकंड इफेक्ट हो गया, ठीक है ना, वो आ गया। फिर 0.485 0.315 वो सेम था। बैलेंस इज 1.99 और 0.6, 1.99 और 0.6। तो ये आपके पास एसेट साइड की चीज़ें सारी आ जाएगी। एक चीज़ अगर आप देखेंगे ना, ये हमने सारी चीज़ें डाली, ये डाला ये डाला ये डाला ये डाला, ये दोनों भी डाल दी, ये रह गया अनरिकॉर्डेड जो एक एसेट था, तो ये दिख रहा है बैलेंस शीट में एक और, जो अदर करंट एसेट में डाल दिया, क्योंकि नेचर नहीं बताया था ना, वो अदर करंट आपके पास अदर करंट एसेट में डाल के छोड़ेंगे, क्योंकि नेचर नहीं बताया भाई वो अनरिकॉर्डेड किस चीज़ का, तो अदर करंट एसेट में डाल दिया, बस बात खत्म होगी। देखो आपकी बैलेंस शीट पता है हमेशा क्या होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ दैट इज एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट प्लस इफेक्ट ऑफ एंट्रीज। एग्जिस्टिंग आपकी है क्योंकि टेक ओवर का केस है, ठीक है ना, अमेलगमेशन तो दोनों ही उठ के जा रहे होते हैं एक न्यू कंपनी के पास, तो उसकी पहले से कुछ नहीं होती, जो भी एंट्रीज का इफेक्ट है वही है। हाँ, टेक ओवर में क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन में, एक कंपनी पहले से तो उसकी खुद की बैलेंस शीट प्लस जो एंट्रीज आ रही है, अब एंट्रीज किसकी डाली, उसके सारे एसेट लायबिलिटीज आए, तो वो एसेट लायबिलिटीज तो इसी वैल्यू पे आ रही है जो एंट्री 2 में डालते हो, उसके बदले आपने कंसिडरेशन जो तो एंट्री 3 में डालते हो। डिफरेंस एंट्री का आएगा नहीं कुछ, क्यों, क्योंकि पीसी खुद नेट एसेट से निकली है। अगर पीसी नेट पेमेंट से होती है तो आपको एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ता है डिफरेंस का, कि गुडविल कैपिटल का, ठीक है, या मर्जर है तो रिजर्व में कितना एडजस्ट हो रहा है, तो वो मैं फिर अलग से वर्किंग नोट बनाऊंगा, यहाँ पे तो वर्किंग नोट ही बनाना पड़ता, समझ रहे हो। तो ये बहुत आसान हो जाता है बेटा इस केस में, मैं तो कहता हूँ ये आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा थॉट देना पड़ता है। बस थोड़ा सा ध्यान किस चीज़ का, इंट्रोइंग की एंट्री का, वो हमने ध्यान रखा, कोई खर्चे थे नहीं, या स्टॉक रिजर्व नहीं था, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व पे ध्यान देना पड़ता है, उसकी एंट्री होती है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, बस यही करना है, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट इजीली बन जाती है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5 पे बेटा। तो क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे क्या दे रहे हैं, वो कह रहा है फॉलोइंग आर दी समराइज बैलेंस शीट्स ऑफ सेवा लिमिटेड एंड इट सब्सिडरी मेवा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 25। तो ये कंसोलिडेशन का आ गया, सेवा लिमिटेड बेटा आपकी पेरेंट होगी होल्डिंग कंपनी, और मेवा लिमिटेड आपकी क्या होगी सब्सिडरी होगी, ठीक है ना।
उसने वैल्यूज आपको सारी दे दी। ऑब्वियसली इसकी वाली में वो इन्वेस्टमेंट दिख रही होगी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स इन मेवा लिमिटेड, वो लिए हुए उसने कितने में 3000 के, ठीक है ना। हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक परसेंटेज ऑफ कंट्रोल एक्विजिशन जो है, और एक डेट ऑफ जो एक्विजिशन है। सारा क्वेश्चन उसी पे रोल प्ले कर रहा होता है ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, ऑथराइज शेयर कैपिटल दे दी बेटा सेवा की, और आपके पास वो डिवाइडेड इंटू शेयर 10 और मेवा की दे दी। मेवा की तो लोड नहीं है, हमें तो सेवा की दिखानी है, वो डिस्क्लोजर के लिए। किसके लिए? डिस्क्लोजर के लिए, जब शेयर कैपिटल नोट बनाएंगे। तो वो तो अभी देख के भी खत्म कर रहे हैं, खत्म कर दो। ये देखो, ये इक्विटी शेयर्स आपका 9000 लेके तो सीधा ही पॉइंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अच्छा, मेन चीज़ पे आते हैं। सेवा लिमिटेड ने एक्वायर कर दे 80% इक्विटी शेयर मेवा के 1 अप्रैल 24 को, मतलब फर्स्ट डे पे, क्योंकि हमारी डेट कब है? 31 मार्च 25, तो फर्स्ट डे पे एक्वायर किया। सबसे आसान हो गया भाई, टाइम एडजस्टमेंट ही नहीं है, जब एक्विजिशन ही फर्स्ट डे है तो टाइम एडजस्टमेंट का लफड़ा गया ना, बीच में होते तो ध्यान देना पड़ता है। और उस दिन जनरल रिजर्व और पीएल का बैलेंस दे दिया, कितना कितना था? 2000 और 800। तो ये जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना था बेटा? ओपनिंग 2000, और इसका कितना था? पीएल का 800। ये ईयर एंड के दे रखे बैलेंस। एओपी जो बनाते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, वहां रोल प्ले करेगा। कहते हैं 1 नवंबर 24 को मेवा लिमिटेड ने इशू कर दिए थे एक फुली पेड बोनस शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑन 31 मार्च 24। कह रहे 1 नवंबर को मेवा लिमिटेड सब्सिडरी ने क्या दिया था? बोनस इशू दिया था बेटा, 1 फॉर एवरी 4 के, 1 फॉर एवरी 3 के हिसाब से। यानी कि जो ये शेयर कैपिटल दिख रही है बेटा, ये आफ्टर बोनस है, तो ईयर एंड की है ना। देखो बोनस के अंदर में कंफ्यूज मत होना कि वो बिफोर है कि आफ्टर। बिफोर तब है जब वो ईयर एंड पे बोल रहा है और बोल रहा है एंट्री नहीं हुई, आप करो उसका इफेक्ट लो, तो हम बोलते रिजर्व सरप्लस टू शेयर कैपिटल। ये क्या हो चुकी है? तो जब ये हो चुकी है बेटा 1 फॉर एवरी 3 के हिसाब से, इसका मतलब है अगर पहले शेयर 3 थे तो बोनस का 1 फॉर एवरी 3 के हिसाब से 1 शेयर हुआ ना, क्योंकि 3 शेयर्स अगर पहले थे तो 1 फॉर एवरी 3 के हिसाब से 1 शेयर बोनस का हो, तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 4। तो ये 4 शेयर्स है। जो 4000 वैल्यू दिख रही है वो 4 शेयर्स के हिसाब से दिख रही है। यानी कि पहले कितनी थी? यानी कि पहले थी हमारी बिफोर बोनस 3000, और बोनस कितने का आया? 1000 अमाउंट का, तो ही तो 4000 हुई कैपिटल। अभी गलती नहीं करनी यार, गलती नहीं करनी, यही पॉइंट ध्यान रखना है। देखो वो आफ्टर कंसीडरिंग बोनस है, आफ्टर कंसीडरिंग बोनस, क्योंकि बोनस का रोल मेरे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा, ठीक है ना। वो कहाँ से दिया? जनरल रिजर्व से दिया है ना, जो ओपनिंग जनरल रिजर्व था उससे, तो इसलिए ध्यान देना है। तो बोनस का अमाउंट जो निकलेगा 1 फॉर 3 है, पर आपके लिए 4000 में वो 1/4 हो गया, इफेक्टिवली 1/4 हो गया, क्योंकि जो 4000 की वैल्यू दे रखी है वो आफ्टर बोनस है। तो अगर 3 शेयर्स पहले थे तो एक बोनस का देके टोटल 4 हो गए, तो वो 4 के हिसाब से है, ठीक है ना। वो ध्यान देना। बोनस का अमाउंट मैंने यहाँ पे ले लिया, बोनस का अमाउंट मेरा जो है वो 1000 है, ठीक है ना। अच्छा, फिर बोल रहे 31 मार्च 25 को सेवा लिमिटेड की इन्वेंट्री में इंक्लूड है गुड्स जो उसने खरीदे थे 125 लाख के मेवा से। मेवा लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया था 25 लाख का, ये तो डायरेक्ट हो गया। ये क्या? स्टॉक रिजर्व। बस इसमें ध्यान रखना है, एक तो स्टॉक कम होगा, एक प्रॉफिट कम होगा। बस आपको ये बताना है प्रॉफिट किसका कम होगा? सर जिसने बेचे। बेचे किसने? सर अगर सेवा की इन्वेंट्री में है तो मेवा ने बेचा ना, तो मेवा कौन है? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी का प्रॉफिट कम होगा, और ये किस में कम होगा? एओपी में कम होगा। किससे? पोस्ट प्रॉफिट से। 31 मार्च 25 में आप कैसे, अगर कुछ नहीं बोलता ऑब्वियसली वो बात की होती है हमारी ट्रांजेक्शन, तो ऑब्वियसली बात है, तो पहले वाली की तो बात भी नहीं करते हम लोग, तो बाद वाली है तो ऑब्वियसली आपके पोस्ट से कम होगा, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है। और कितना प्रॉफिट है? 25 लाख का। एक इन्वेंट्री कम होगी और एक आपके पास में प्रॉफिट कम होगा। वो किसका कम होता है? जो सेलर होता है। सेलर कौन है यहाँ पे? मेवा लिमिटेड, जो सब्सिडरी है। कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी है। बस आपको एओपी वाला पार्ट ध्यान रखना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही बहुत आसान था, निहायत ही आसान है। चलो जी, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक काम करता हूँ, इंस्टीट्यूट की ना प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट रहती है, तो व्हाट आई हैव डन फ्रॉम माई साइड, मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं पेन पे बेटा। मैंने ओपी बना दिया बेटा, उसमें क्या? कैपिटल प्रॉफिट विच इज प्री एक्विजिशन, रेवेन्यू प्रॉफिट विच इज पोस्ट एक्विजिशन, तो उसमें जनरल और पीएल सेग्रीगेट करके हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जितने दे रखे हैं। अब यहाँ देखो आपके पास क्वेश्चन के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, जनरल रिजर्व का कितना है? 2000, और इसका कितना? पीएल का 800, ये दोनों डल जाएंगे। जनरल रिजर्व का 2000, पीएल का 800, ठीक है ना, दोनों डल गए। आपका जनरल रिजर्व का और पीएल का ये 2000 और 800, और ईयर एंड का कितना कितना दे रखा है? देखो पीएनएल का 1500 है, पीएनएल का अगर 1500 है तो इस साल में कितना कमाया पीएनएल का? 700, ऑब्वियसली 1500 है और ओपनिंग 800 है। जनरल रिजर्व का कितना है? क्लोजिंग 1200, पर अगर ओपनिंग 2000 था तो इस साल कितना हो गया? -800 ना, तभी तो 1200 बनेगा। फिर क्या? अब ये वाला जो वैल्यू है करंट ईयर की, वो बोनस का देने के बाद है,
तो हम क्या करते हैं, बोनस के देने के बाद है, बोनस की एंट्री डल चुकी है तो हम एक बार ऐड कर देंगे, और वो माइनस कहाँ से करते हैं, प्री से। तो 1000 का बोनस था, वो ऐड हो गया, और माइनस कहाँ से होगा, प्री से, क्योंकि वो ओपनिंग जनरल रिजर्व से देगा। नहीं भी बोलता तो भी हमेशा ही मान दे, प्री प्रॉफिट से दिया गया। टाइम एडजस्टमेंट थी नहीं, टाइम एडजस्टमेंट का रूल नहीं है। अच्छा, टाइम एडजस्टमेंट अगर होती है तो ये करने के बाद टाइम एडजस्टमेंट करते हैं इस वैल्यूज पे, मतलब इस 200 पे और इस 700 पे, ठीक है ना, हुआ था। और एक अनरियलाइज प्रॉफिट है। अनरियलाइज प्रॉफिट में लास्ट में लिखा ही था 25 का, वो किसके प्रॉफिट को कम करना था, पोस्ट से होना था, ठीक है ना। वो आपके पास प्रॉफिट किसका कम होना था, मेवा लिमिटेड का 25 का, वो डायरेक्टली बोला था। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई प्री प्रॉफिट और ये पोस्ट की। जैसे ही करा उसके बाद तो आगे और आसान है। अब देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 3000 लाख, और शेयर कैपिटल है 4000। देखो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला आपके वर्किंग नोट बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का 3000, 80% ऑफ नेट एसेट लेना, तो शेयर कैपिटल कितना है 4000, जो शेयर कैपिटल है। ऑब्वियसली वो बोनस को मिला के है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। 80% लेंगे, यस सर। और प्री प्रॉफिट कितने थे सर, 1800, तो 1800 का 80% 1440। तो ये आपके क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ रहा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या, हर चीज़ का 20%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या, हर चीज़ का 20%। तो शेयर कैपिटल थी 4000, एक उसका 20% आएगा, यस सर, ठीक है जी। और फिर इन तीनों का 20%, फ्री है पोस्ट से फर्क ही नहीं पड़ता। 1800, 200, 675, तीनों का 20% चेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है जी। और फिर आ गया पोस्ट आपका कंसोलिडेटेड जनरल और कंसोलिडेटेड पेमेंट, जो क्या है, होल्डिंग का खुद का 1500 और 2000, तो 1500 और 2000 जो सेवा लिमिटेड का है, और साथ में 80% हिस्सेदारी जो सब्सिडरी वाले का था, तो 200 और 675 का 80%, तो इतना इतना वैल्यू ऐड हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं, जैसे कर लिया भाई क्वेश्चन खत्म है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब ये वैल्यूज कहाँ डलनी है सर, ये डलनी है हमारी रिजर्व सरप्लस में दोनों, ये भी वहीं आएगा क्योंकि कैपिटल सब आ गया, और ये बस वहीं बैलेंस शीट में नीचे दिखता। अब क्या करना है, आपके बस ऐड करके दिखाना है, बस और कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है, ऐड करके दिखाना है। तो शेयर कैपिटल तो किसकी आएगी, ऑब्वियसली सब्सिडरी की, होल्डिंग क्या आ रही है 6000, तो 6000 आ गई आपके पास में, यस सर। देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ रहा है, एक कैपिटल सब आया था 1640 हमारा, चेक कर लो, यही था, यस सर। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व 1660, कंसोलिडेटेड पीएनएल 2540, तो यही है, चेक कर लीजिए भाई, 1660 2540, ये टोटल हो गया, ठीक है ना। तो 15840, फिर आ रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो वर्किंग नोट ही बनता है 1335, तो इतना ही था, यस सर 1335 इतना ही था, तो ये आ गया। बाकी चीज़ें बस अब ऐड करके डालनी है, इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। तो ऐड करके डाल दो, डिवेंचर वो नोट बन रहे होंगे 1180 + 820, तो इतना ही बना 2000, यहाँ लिखता जाऊँ, ये लो सर यहाँ लिख दिया। फिर ये क्या है 1500 + 1080, 15, वो नोट बनेगा बेटा हर का, मैं पहले बता दूँ, सेवा लिमिटेड मेवा लिमिटेड, सेवा लिमिटेड मेवा लिमिटेड, वो देखते जाओ, वो हर का नोट बनता है, सेवा मेवा करके एक का बनना है। और मैं एक बार के लिए आपके लिए यहाँ पे आसान तरीके से वैसे यहीं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। पीपी में क्या करना है, देख लो, लैंड बिल्डिंग है, ये 4000 प्लस ये आ गया 8150, ये बन गया 3090, दोनों को ऐड कर दो 11240, 11240, 1126 ये चार, हाँ ये 10 था, 3110 था, 1650 था वो, तो ये बन रहा था 3110, ठीक है ना। तो 8150 + 3110, 11260, 11260, यस सर। फिर 1400 + 1100, इसमें याद रखना है एक चीज़ माइनस करना नहीं भूलना, 1400 + 1100 माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है ना। फिर क्या है 1420 + 1000, 1420 + 1000 2420, और ये सारे ऐड करके डाल दो यार, उसमें क्या है, नोट में लिखना हो तो सेवा मेवा वो तो लिख ही देंगे, उसमें क्या है। ये बना 1150, ये बना 450, ये बन गया 1600, बैलेंस शीट टैली बल्ले बल्ले हो जानी है। देखो वैसे मैं बोलूँ कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अगर आपके पास में एडजस्टमेंट्स नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ रिलेटिवली आसान है। इट टेक्स लेस टाइम इवन एज कम्पेयर टू योर अमेलगमेशन क्वेश्चन, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट कोई ऐसा थी नहीं, टाइम एडजस्टमेंट थी नहीं, फर्स्ट डे एक्विजिशन का बोनस की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, बस उसका ध्यान देना था।
वो वर्किंग नोट भी बनाया हुआ है बोनस वाला, कि वो आप देख सकते हो, वर्किंग नोट सभी के बनाए हैं। वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू प्रॉफिट है, वो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व निकालने का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एनालाइज प्रॉफिट बता दिया, ठीक है ना। और ये आपका बोनस वाला बना दिया कि वो 4000 जो था वो उसके बाद था, तो 1/4 करके आपके तो 3/4 करके वैल्यू निकाल ली। वो दिखाना जरूर है, बट मेरा कहने का मतलब क्या, मैंने अपने पास में वही रखा कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं जैसे कि मेरे से, तो हम किस तरीके से अपने पास करते हैं बेटा, उससे ईजी आपका रहता है। कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन बड़ी अजीब सी लगती है, तो उससे बच्चा कंफ्यूज होता रहता है, दे चेंज इट एवरी टाइम, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। इस वजह से मैंने उसी प्रेजेंटेशन रखा, आपको कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग नोट है। बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट है वो तो वही है, बैलेंस शीट बनेगी, कंसोलिडेटेड नोट्स जो कौन बनेंगे, वहाँ हर का दिखाना है, सेवा लिमिटेड मेवा लिमिटेड करके, वो तो वैसे ही दिखाना है। वर्किंग नोट्स की प्रेजेंटेशन आप जैसे मर्जी रख सकते हैं, जिससे आपके लिए कन्वीनियंस हो, आंसर आपका पूरा ठीक आता है, ठीक है ना। यस सर, ठीक है भाई, यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, हम बढ़ते बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, विच इज स्नेहा एन एम्प्लॉय ऑफ ओमरे लिमिटेड, जिसमें ऑप्शन भी है, इधर दे रखा है ना, दो चॉइसेस है। ये एक्चुअली क्वेश्चन में AS5 की बात हो रही है, देखते हैं AS5 का क्या पॉइंट ले रहा है। वो मेटर्निटी लीव पे गई है विद पे फॉर 9 months ऑन 1 January 2024 अप टू 30 September 2024। तो मेटर्निटी लीव 9 months की मेटर्निटी लीव पे एक एम्प्लॉई ऑब्वियसली जा रहा है। उसने बोला उसकी जो मंथली पे है वो 1,50,000 है। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल की 31 मार्च 2024 की सैलरी ऑफ स्नेहा फॉर 3 months जो थी 1 जनवरी से 31 मार्च, वो हमने प्रोवाइड ही नहीं करी ड्यू टू, हमने गलती हो गई और हमने एंट्री डालना भूल गए, 3 महीने की सैलरी की एंट्री डालना भूल गए। ओके जी, जब स्नेहा ने ज्वाइन किया 1 अक्टूबर को, उसकी सारी सैलरी 9 months की हमने पे करी, ठीक है। कह रहे AS5 के हिसाब से बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन इफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रायर पीरियड आइटम, है ना, एंट्री भी डाल देना। अरे हाँ भाई, जब एंट्री डालना ही भूल गए, उसे मेटर्निटी लीव वो पेड लीव पे जा रही है, तो उसको ऑब्वियसली बेटा आपके पास 9 months की सैलरी हर महीने देते जा रही है ना, या आप उसको पेमेंट लास्ट में करो, बट आपकी तरफ से तो एक्रू तो होती जा रही है ना, वो आपके पास थी, मतलब इंप्लॉई तो आपके पास वो देनी है ना आपने उसको सैलरी, जो पता ही है कि देनी है सैलरी, तो वो खर्चा है आपके पास में, वो डलना चाहिए। तो आपने गलती करी है, गलती करना है, प्रायर पीरियड आइटम, तो गलती आ रहा है, गलती है, तो प्रायर पीरियड की एंट्री आएगी। ये प्रायर पीरियड आपके पास में है, तो प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है सर, इनकम एक्सपेंस जो राइज हो रहा है करंट ईयर में एज रिजल्ट ऑफ एरर ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन और मोर प्रायर पीरियड, ठीक है ना, जिसका नेचर अमाउंट हम सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। तो 3 महीने की जो सैलरी थी 4.5 लाख, वो प्रायर पीरियड हो जाएगी। एंट्री क्या डलेगी, सैलरी में इस साल की 6 महीने की आएगी, क्योंकि 9 में से 3 महीने लास्ट ईयर के, तो करंट ईयर की सैलरी तो इतनी आएगी, बाकी 3 महीने की प्रायर पीरियड है। टू बैंक आपने तोड़ के डालनी है, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव डाल दी, आपने दोनों अलग अलग डाल दी, 3 मंथ्स की अलग डाल दी, 6 महीने की अलग डाल दी। भाई एक ही बात है, आप अलग अलग डालो, एक डालो, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है ना, पर वो प्रायर पीरियड है। अच्छा, इसी में एक और केस है, अभी खत्म नहीं हुआ है। कहते सपोज स्नेहा वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस ऑन 1 January 2024 एंड वॉज रीइंस्टेटेड इन सर्विस बाय द कोर्ट ऑन 30 September 2024। मान लो उसे निकाल ही दिया था, टर्मिनेट कर दिया था 1 जनवरी को, निकाल दिया, और दोबारा से उसे अब रखा गया 30 सितंबर को, 9 मंथ्स के बाद उसे दोबारा से रीइंस्टेट किया, कोर्ट ने बोला कि उसे इंप्लॉय फिर से बनाओ, एंड ऑन 1 अक्टूबर उसे 9 महीने की सैलरी अब दी गई। क्या ट्रीटमेंट होगी अब AS5 के हिसाब से? अब मुझे बताओ, क्या ये आपको लगता है कि अब ये प्रायर पीरियड था? नहीं सर, लास्ट ईयर नाउ इट वाज नॉट पेबल फ्रॉम अवर साइड, बिकॉज वो टर्मिनेट कर दी गई थी एम्प्लॉय, हमारी तरफ से देना नहीं था। अब अगर आगे जाके 9 महीने की देनी पड़ रही है अगले साल जाके, वो तो कोर्ट ने बोला इस वजह से देनी पड़ रही है, बट पिछले साल हमारी कोई लायबिलिटी टू पे नहीं थी ना, तो हमने कोई गलती नहीं करी थी लास्ट ईयर एंट्री ना डाल के, तो वो प्रायर पीरियड नहीं है। फिर बस ध्यान से, वो प्रायर पीरियड नहीं है उस केस में। तो यहाँ पर मैं जो एडजस्टमेंट उसकी 4.5 लाख की, वो प्रायर पीरियड नहीं होगी, वो इसी साल में करंट ईयर में खर्चा होगी, तो इंटायर जो है वो इसी साल का खर्चा आएगा, सैलरी टू बैंक की आएगा, सैलरी टू बैंक की आएगा, ठीक है ना। तो उसमें वो ये अब प्रायर पीरियड आइटम नहीं रही, ठीक है ना, गलती नहीं करी थी। गलती तब थी जब वो एम्प्लॉई थी और हमने एंट्री नहीं डाली, पेमेंट बाद में करो अलग बात है भाई, खर्चा तो आपके पास हो ही गया ना, वो एम्प्लॉई आपको देनी है सैलरी, बट अब तो हमने जब निकाली दिया तो वो मेरी एम्प्लॉई नहीं है, तो मुझे देनी नहीं थी सैलरी, बाद में आके कोर्ट ने बोला उसे रिट्रोस्पेक्ट में सैलरी, तो वो अलग बात होगी। तो यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, ठीक है ना। यस सर, अगला पार्ट क्या बेटा, इसी में और है, दो चॉइस ही होती है। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन, तो की एलिमेंट्स क्या, फ्रेमवर्क के चैप्टर में सीखते हैं 5 ऐसे शब्द जो आप पूरे अकाउंट्स में है, ठीक है ना। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इक्विटी, आपके पास इनकम, यही वर्ड्स है भाई, इन्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। इन्हें एक एक लाइन में, एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन करो, तो ज़्यादा लंबा नहीं, एक एक दो लाइन, मोर देन सफिशिएंट है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। बट मेक श्योर इनको एक्सप्लेन करने, सिर्फ टर्म लिख के आ जाएंगे नंबर काट लेगा बेटा, मतलब फिर आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 2-2.5 नंबर ही मिलेंगे, अगर सिर्फ आप अपने पास नाम नाम लिख रहे हो, एक एक दो लाइन हम अपने पास लिख देंगे, ऑब्वियसली एसेट क्या लायबिलिटी है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव फॉर मेघा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 25। पॉइंट्स दे रखे, कह रहे जर्नल एंट्रीज डाल दो एज अ पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया बेटा 4 मार्क्स का, किसका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है जी, पॉइंट पढ़ते जाते हैं। कह रहे डिवेंचर होल्डर्स ऑफ 9% डिवेंचर्स कितने के, 5 लाख के, दे एक्सेप्टेड टू रिसीव 25% ऑफ द टोटल इन कैश एंड टेक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 285 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज। उसने बोला जो डिवेंचर्स है 5 लाख के, 25% तो कैश में दे रहे हैं, तो एंट्री में क्या होगा, डिवेंचर्स है टोटल 5 लाख के खत्म हो रहे, 25% कैश में दिया, 25% 5 लाख का। ठीक है जी, बाकी क्या हमने दी, प्लांटर मशीनरी थी, वो कितने की थी, 285 की। बाकी कहाँ चला जाएगा सर, कैपिटल डिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन बोल दो। उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन लिखा, मैं उसी से पढ़ देता, आप कैपिटल डिडक्शन भी यूज कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया एंट्री का। ठीक है जी, अगला फर्नीचर फिक्सचर जो बुक्स में दिख रहा था 5.5 लाख का, उससे कम करके लेके जाना 445 पे, तो कितने से कम करना पड़ा सर, कम करना पड़ेगा 1,05,000 से कम करना पड़ा, 1,05,000। तो एंट्री क्या आ गई, रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल डिडक्शन टू फर्नीचर फिक्सचर। इन्होंने हर इंक्रीज डिक्रीज के अलग अलग डाल लिया, वरना आप इंक्रीज के अलग और डिक्रीज के अलग डाल सकते हैं कंबाइन करके। ठीक है ना। फ्री होल्ड प्रीमिसेस और बुक वैल्यू 925 शोड एन एप्रिसिएशन ऑफ 75, सीधे बता दिया एप्रिसिएशन, तो इंक्रीज करना है, तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस टू रिकंस्ट्रक्शन जितने से करना है भाई, जितने का इंक्रीज है डिक्रीज है उतने की एंट्री डलती है ना। कुछ कैपिटल कमिटमेंट्स थी 450 की, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल किया 5% की पेनल्टी देके, तो नुकसान हो गया। तो जो कंडीशनल एबिलिटी कमिटमेंट्स है बेटा, वो तो अब दिखनी बंद हो जाएगी, वो तो फुटनोट में दिखती है, प्लीज समझो। हमें जितनी पेनल्टी देनी पड़ी वो मेरा नुकसान है, 4.5 लाख का 5%, तो 4.5 लाख का 5% हुआ 22,500, उसकी एंट्री आएगी कैपिटल डिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। ये कितना आया, 4.5 लाख का 5%, 4.5 लाख वाले की कोई एंट्री नहीं आती, वो तो अब दिखने बंद हो जाते हैं कंडीशनल एबिलिटी कमिटमेंट्स में। ठीक है ना। राइट ऑफ करना है पीएनएल के डेबिट बैलेंस को 115 को जो एक्यूमुलेट हो रहा था। अच्छा जी, राइट ऑफ कर दो, तो राइट ऑफ कर देते कैपिटल डिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन टू पीएनएल। कह रहा है अगर शॉर्टफॉल पड़ी तो बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 90 का पड़ा, इसे यूटिलाइज कर सकते हैं लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए। अब इसमें आपको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस देखना बेटा, नॉर्मली क्या होगा, बैलेंस पॉजिटिव आता है क्रेडिट तो कैपिटल रिजर्व में चले जाता है, नहीं तो हमारे पास पहले से जनरल रिजर्व होता है। तो अगर आप वैल्यूज देखेंगे, आपने सबसे पहले क्रेडिट किया 90 से, फिर डेबिट किया 1,05,000 से, फिर क्रेडिट किया 75 से, फिर डेबिट किया 22,500 से, और डेबिट किया 1,05,000 से, 1,15,000 से। तो आपका बैलेंस ना एक्चुअली में डेबिट आ रहा है, 77,500। ये कौन सा अकाउंट है, रिकंस्ट्रक्शन का। क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट से ज़्यादा तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, डेबिट आ रहा है तो हम किसको यूज़ करेंगे, जनरल रिजर्व को। उसने वही बोला जनरल रिजर्व में पड़ा इतना, कितना पड़ा था 90। तो वो एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 90 से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाए। बच्चे के मन में यही आता है सर 90 से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे, बेटा स्कीम पास ही नहीं होगी कोर्ट से, प्लीज समझो। तो उसमें पहले से देखा जाता है कि पहले रिजर्व कितने हैं, तो अंत में अगर नुकसान आ रहा है तो रिजर्व होने चाहिए ना उतने, जिससे नुकसान मिट हो जाए, नहीं तो प्लस आना चाहिए, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये मत सोचना वो 90 से कम ही होगा, 90 से कम ही होगा। ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व टू रिकंस्ट्रक्शन 77,500। ठीक है ना। फिर भी आ जाए तो कुछ कर नहीं सकते क्वेश्चन में, आप पीएनएल जनरल रिजर्व कुछ भी लिख, पीएनएल लिख के आ जाना। ठीक है ना, वैसे होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं, हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं। 77,500 आ गया बैलेंस फिगर। ठीक है ना। अगला जी, अगला क्वेश्चन है बेटा, शांति लिमिटेड की सिचुएटेड एट चेन्नई वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 24। इट ओपन 2 ब्रांचेस एट मदुराई एंड तिरुचि ड्यूरिंग द ईयर। तो ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ रहा है, 2 ब्रांचेस, एक मदुराई में एक तिरुचि में। सारे गुड जो बेचे जाते हैं ब्रांचेस को हेड ऑफिस दिए जाते हैं कॉस्ट प्लस 25%। तो 100 की चीज़ किस पे जा रही है बेटा, 100 की चीज़ में हम 25 ऐड करके कितने में इन्वॉइस कर रहे हैं, इन्वॉइस प्राइस इज 125। ठीक है जी। सारे एक्सपेंसिव रिलेटिंग टू ब्रांचेस एचओ ही देता है, खर्चे की पेमेंट एचओ करता है। ईच ब्रांच की खुद की सेल्स लेजर और वीकली स्टेटमेंट देता है, सारे कैश कलेक्शंस एचओ को दे दिए जाते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको एक्सट्रैक्ट करेंगे वीकली स्टेटमेंट से। ठीक है जी। दोनों ब्रांचेस का इन्फॉर्मेशन दे दिया है आपको, वैल्यूज दे रखे, अभी एक एक करके देख लेते क्या रूल आएगा। कह रहा है आपसे ब्रांच अकाउंट बना दीजिए एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ एचओ फॉलोइंग डेटर मेथड। डेटर मेथड तो सबसे आसान है, 5 चीजें याद रखने को बोलता हूँ हमेशा। ओपनिंग एसेट लायबिलिटीज, गुड सेंड टू ब्रांच, कितना पैसा भेजा, कितना पैसा आया, और क्लोजिंग एसेट लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो ओपनिंग है नहीं यहाँ पे, मजे की बात, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग है नहीं। ठीक है ना, ओपनिंग है नहीं, बस कॉलम फॉर्म में बनाते जाना है।
ठीक है ना। बुक्स ऑफ एचओ में ब्रांच अकाउंट बन रहा है क्योंकि 2 ब्रांचेज है बेटा, 2 ब्रांचेज है, तो ओपनिंग है नहीं। सबसे पहले क्या आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच देख लो कितना दे रखा है सर, ये गुड्स फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम एचओ दे रखे हैं 150 और 125। इसमें ना ये देख लिया करो कोई इन ट्रांजिट तो नहीं है, क्योंकि हमें डालना तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, देयर कैन बी डिफरेंस, ये रिसीव्ड दे रहा है तो यहाँ वो नहीं है तो सीधा ही आ जाएगा 150 100। कुछ नहीं बताया ना, तुम्हारी जनरल हमेशा यही प्रिजम्पशन रहती है, वो 100 के जी जब दे रहा है 125 पे तो ये 125 पे ही रखे बेटा, ये आईपी पे ही दिया हुआ है 125 पे। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक वगैरह हो गया, वो आईपी पे ही है, ठीक है ना, अंटिल तो स्पेसिफिकली बोले कि फिर भी कॉस्ट पे। और हमारा अकाउंट भी जनरली किस पे बनता है, आईपी पे, और लोडिंग ऑपोजिट साइड पे रिवर्स कर देंगे। तो 150 और 125 है गुड्स सेंड टू ब्रांच, और लोडिंग रिवर्स हो जाएगी अब कितनी सर, देखो ना हमारे पास लोडिंग होगी 25/125 1/5 ऑफ आईपी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग 1/5, आप चेक कर लीजिए 150 का 1/5 और 125 का 1/5, ठीक है ना। फिर आता है बेटा कितना पैसा भेजा, पैसा किसका भेजा होगा, खर्चे वगैरह का। तो खर्चे कौन कौन से देखो, एक है आपके रेंट एंड टैक्सेस, एक है सैलरीज, एक है जनरल एक्सपेंसेस, ये थी, और एक एडवर्टीजमेंट, 4 है। 1 2 आपके पास बैड डेट इज नॉट, वो आपके पास खर्चे की पेमेंट नहीं है, बैड डेट तो है, डेटर ने पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। सैलरीज है, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट है, तो ये वैल्यूज आनी है बेटा। तो ये 2 बैंक करके लिख दिया जाएगा, पर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 2 बैंक नहीं लिखा, खर्चे का नाम लिख दिया है। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वही वैल्यूज है जो पेमेंट करी। तीसरी चीज क्या आती है, मतलब ये तीसरी थी, एक तो है नहीं ना, ओपनिंग एसेट एबिलिटीज है नहीं, गुड्स सेंड टू ब्रांच डाल दिए, कितना पैसा भेजा वो आ गया, कितना पैसा आया कलेक्शन। कलेक्शन में किस चीज का है सर, एक तो कैश सेल का है 78,600 और 85,200, ठीक है ना। ये वाले लॉजिकली बेटा 2 कैश एंड बैंक में होने चाहिए थे, इनर कॉलम में डल के खर्चों के नाम डल के फिर टोटल आना चाहिए था बाहर, वो लिखा नाम से, ठीक है ना। वैसे बता रहा हूँ मतलब जो करेक्ट वे है, ठीक है ना। वो खर्चा कोई एचओ का थोड़ा ना कि एचओ लिखेगा, एचओ अपनी बुक्स में लिखेगा 2 रेंटेड टैक्सेस करके एक तरीके से, या वो तब होता है अगर मैं बोलूँ कि आप एचओ पहले एंट्री डाल रहे हैं खर्चा एक्सपेंस टू बैंक, और फिर आप ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रांच टू एक्सपेंस। बट हम क्या बोल रहे हैं, डेटर मेथड हम सीधा ही एंट्री बोलते हैं एचओ टू बैंक, हमें पता है ब्रांच टू बैंक, हम सीधा ही एंट्री एचओ डाल रहे हैं उसकी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए लॉजिकली 2 कैश एंड बैंक होता है, जो करेक्ट वे होता है डेटर मेथड में दिखाने का। अच्छा, एक आपके पास कैश सेल आ गया, दूसरा क्या है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो दिया नहीं, उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा डेटर अकाउंट, क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है, क्रेडिट सेल दे रहा है, सेल रिटर्न दे रहा है, बैड डेट दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ जानी है, और आपके पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस दे रहा है अंत का, ये सारी कहाँ जाएगी डेटर अकाउंट में, फिर हमारे कलेक्शन निकलेगी। तो कलेक्शन के लिए उन्होंने देखो ब्रांच डेटर अकाउंट मेमोरेंडम वाला बनता है ना, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। तो देखो क्रेडिट सेल जा रही है 125 200 और 110, ये देखो 125 200 और 110, फिर सेल्स रिटर्न आ गई 2300 और 1200, सेल्स रिटर्न आ गई 2300 1200, ये डेटर में अकाउंट में नहीं आती। फिर क्या आ गया आपके पास में, बैड डेट्स आ गए 6000 और नील, बैड डेट्स आ जाएंगे 6000 और नील। फिर आ गया आपके पास में क्लोजिंग डेटर 34,500 और 23,600, 34,500 और 23,600, ये कैश सेल गलत दिखाएगी, बाय कैश ही है भाई, ये कलेक्शन है, कलेक्शन, ये कैश सेल थोड़ा है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, बैलेंसिंग फिगर, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर 82,400 और 85,200, तो ये वैल्यूज जल जाएगी, देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यहाँ वर्ड ठीक लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया कितना पैसा आया, किस चीज़ का है, कैश सेल का और एक डेटर से कलेक्शन का। और फिर क्या आता है 5वीं चीज क्लोजिंग एसेट लायबिलिटीज, तो उसमें एक तो डेटर आ जाते हैं 34,500 और 23,600, ठीक है जी, और एक आपका स्टॉक है 45,000 और 35,000, और ये 45 35 का क्या आ जाएगा सर, लोडिंग रिवर्स हो जाएगी, लोडिंग कितनी बनी 1/5 के हिसाब से 9,000 और 7,000, स्टॉक रिजर्व 1/5। फाइनली आपके पास में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, फाइनली आपके पास में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जो भी फाइनली आ रहा है जनरल पीएन में चला जाएगा, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी हैव टू शो। अच्छा, इसमें एक तरीका ही है, हम हमेशा क्या दिखाते हैं, इनवॉइस प्राइस और लोडिंग ऑपोजिट साइड पे, किन चीज़ों की 3 चीज़ें हो जाती है, ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच, रिटर्न है तो नेट करके डाल दो, अलग से दिखा दो, और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। क्योंकि 125 पे दिख रहे हो तो हम 25 पे ले 25 हटा के कॉस्ट पे ले आते हैं। इसी में एक और तरीका किया हुआ इंस्टीट्यूट ने, जरूरत नहीं है वैसे उसकी, ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट पे दिखा रहे हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है, हम पहले ही नेट करके लिख रहे हैं, मतलब जैसे गुड सेंड टू ब्रांच था, हमने क्या दिखाया था बेटा 150 इस तरफ और 30 इस तरफ, उन्होंने दूसरा ऑप्शन क्या दिखाया 120, सीधा नेट पे दिखाते, हम बनाई कॉस्ट पे रहे अकाउंट को। चलिए वो तब बोलते बनाने में जब क्वेश्चन बोलता है, नहीं तो हमेशा इनवॉइस प्रेस करके लोडिंग रिवर्स करते हैं। आंसर देखो आपका सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, 8200 और 92,800 ही है, बस वो वही है, केवल लोडिंग नहीं आएगी। ऐसे क्लोजिंग स्टॉक में सीधा किस पे दिख रहा है, कॉस्ट पे, भी किस पे दिख रहा है, कॉस्ट पे, नेट ऑफ लोडिंग है, नेट ऑफ लोडिंग है। दिखाना चाहते हो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट ने बोला है ऐसे भी कर सकते हो।
नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनवॉइस प्राइस करके लोडिंग ऑपोजिट साइड पे दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर होगी? यस सर, ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब बेटा मैं आपके साथ में चलता हूँ, जो हमारा पार्ट है स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू एंड केस स्टडीज। इसमें एक चीज़ आपको बिफोर मैं स्टार्ट करूँ एक चीज़ बताता हूँ बेटा, आप लोगों के लिए ना कुछ दिन पहले ही मैंने इसी चैनल पे एक केस स्टडीज़ की वीडियो डाली थी, है ना। वो मेरी तरफ से बच्चों को आती भी, और उसमें ना मैंने क्या कहता अब तक की जितनी सारी केस स्टडीज, ऑलमोस्ट 53 या 54 केस स्टडीज जो डाली है, उसके अंदर मैंने इस वाले पेपर की भी केस स्टडीज ऑलरेडी कवर कर ली है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ऑलरेडी कवर कर ली है। तो हो क्या गया, इसमें 15 एमसीक्यूज में से 3 केस स्टडीज जो है वो ऑलरेडी उसमें कवर है लास्ट की। तो और वो वीडियो कहाँ मिलेगी आपको, कहीं अलग से ढूंढना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैराथन वीडियोस भी है, जो रिवीजन वीडियोस है, और जो केस स्टडी की वीडियो भी है। आप लास्ट में जाओगे, सबसे लास्ट में वो तीनों केस स्टडीज आपके पास जो यहाँ पे है ना, एक ये वाली केस स्टडी है जो केस सिनेरियो 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ये 1 to 4 है, ये 17 के ऊपर है, ये वहाँ पे कवर्ड है। फिर ये केस सिनेरियो 2 है, ये AS 10 और 16 वगैरह के ऊपर ली हुई है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 5 to 8 है, ये भी वहाँ कवर्ड है। ये लास्ट में जाके लास्ट 3 केस स्टडीज उस वीडियो में वही है, ठीक है ना। और एक ये वाली केस सिनेरियो 3, ये भी आपके पास है, तो ये वाली आपके पास में एक केस स्टडी ये वाली है, ठीक है ना, 11 to 14। तो ये तीनों तो वहाँ पे कवर हो जाती है, तीनों वहाँ पे कवर हो गई है, तो मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा, अननेसेसरी वहाँ पे डाली हुई है, वीडियो का बता भी दिया आपको, तो वहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी, वो वहाँ पे केस स्टडी में जाओगे, सबसे लास्ट में तीनों यही वाली थी उस वीडियो के अंदर में, ठीक है। अब आती है बात बेटा, जो बचे हुए एमसीक्यू से 3 एमसीक्यू बच जाते हैं हमारे, 12 तो केस स्टडीज में चले जाते हैं, 4 करके 3 केस में 12। जो 3 बचे हुए एमसीक्यू से मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ, वो अलग से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना, जो रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल एमसीक्यू है। जैसे 9th है, केपीके लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चीजें देती है, आपसे पूछ रहा है कॉस्ट बताने कितने में कैपिटलाइज होगा AS 10 के हिसाब से। तो हमें बस बतानी कौन कौन सी चीजें कॉस्ट का पार्ट है कैपिटलाइज होने। कॉस्ट ऑफ द प्लांट एज पर सप्लाई बस, यस सर आएगा। डिसमेंटलिंग का खर्चा टू बी इनकर्ड आफ्टर 5 ईयर्स सर आता है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सर नहीं आते। इंटरेस्ट जो सप्लायर को डेफर्ड क्रेडिट का नहीं आता, यार ये तो लेट पेमेंट का है ना। इंटरेस्ट सिर्फ तब होता है बेटा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, उसका बोरिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, ठीक है ना। इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग खर्च ये आता है। साइट प्रिपरेशन आता है। कंसल्टेंट का एडवाइस वो आएगा। तो बस इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 45 लाख प्लस 325 प्लस 185 प्लस 5 लाख प्लस 675, 6185 सर बी हो जाएगा आंसर। आंसर वुड बी बी, ठीक है ना। तो हमारे पास में चेक कर लेते हैं, 9th का आंसर क्या है, बी है। यस सर। फिर 10 देख लेते हैं। फॉलोइंग डाटा अप्लाइज टू SRS लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25। ये AS 15 का क्वेश्चन आ गया बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर जो हम बात करते हैं, ठीक है ना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स दे रहा है, ये ओपनिंग दे दिया, ये क्लोजिंग दे दिया, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितने बेनिफिट्स पेड है। आपसे कह रहा है बताओ एक्चुअल रिटर्न प्लान एसेट्स पे कितना है AS 15 के हिसाब से। ओके जी, एक्चुअल रिटर्न बताने प्लान एसेट्स के ऊपर अकाउंट बनाना है, प्लस माइनस कर लो, ठीक है ना। आप प्लस माइनस से करते हो तो क्या है, आप देखो आपका ओपनिंग प्लान एसेट्स कितना है 10 लाख, प्लस आपने कितना कंट्रीब्यूशन करा 350, बेनिफिट्स पेड 250, ठीक है ना। तो आपकी क्लोजिंग एक प्रकार से 11 लाख होता, और है कितना 1425, बाकी क्या है रिटर्न, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, रिटर्न 325। फिर सिंपल बात है, ओपनिंग कितनी वैल्यू थी उनकी प्लान एसेट की, आपने कितना पैसा और डाला माइनस कितना निकाल लिया, वर्सेस क्लोजिंग एक्चुअली में कितना है, तो बाकी आपका रिटर्न आ गया 3,25,000। ये हो जाएगा आंसर 325। आप अकाउंट बना लो, प्लस माइनस कर लो, जैसे मर्जी कर लो, 325 आ जाएगा 10th का, सी है, ये लीजिए। और फिर एक 15th, मैंने बोला ना बाकी तो आपके वहाँ केस स्टडीज में कवर ही है। 15th के एज पर रूल 7 ऑफ द कंपनीज डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, अगर कोई इनएडुकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स होता है, कंपनी मे डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द सरप्लस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन दैट द अमाउंट टू बी विड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेल नॉट एक्सीड डैश एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल। कितने से ज़्यादा है सर, लिमिट है वहाँ पे 3 कंडीशन है। डिविडेंड रेट जो है पिछले 3 सालों के एवरेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो बचा हुआ अमाउंट है रिजर्व में आफ्टर विड्रॉल वो 15% पेड कैपिटल होना चाहिए कम से कम, जो है, ठीक है ना। और एक है जो मैक्सिमम निकालना चाहते हो वो क्या होना चाहिए सर, 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 10%, तो 1/10 ऑफ द टोटल एसेट्स नहीं है, गलत हो गया। 1/5 ऑफ दिस पेड अप कैपिटल नहीं जी, 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, बिल्कुल सही। 1/5 गलत हो गया, 1/10 क्यों, क्योंकि 10% का मतलब तो 1/10 हो गया ना। हम ये बोलते हैं ना 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, उससे ज़्यादा नहीं आप विड्रॉ कर सकते।
वो आ गया सी, 15 का सी। भाई देखो एमसीक्यू ना होते का आसान है कई बार, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में आप सी ना, कईयों में तो समय भी कम लगता है, 2-2 नंबर के है, इसमें नंबर नहीं पाने। पर इसके लिए क्या होता है, आपकी नॉलेज आपकी तभी, मतलब आपने अगर टॉपिक सारे किए हुए हैं, एक बार के लिए ये चीज़ें रिवाइज करोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आती। एनएससी के लिए देखो, अगर आप जो मेरी तरफ से बेटा, इवन आपने मैराथन वीडियोस जो वन शॉट रिवीजन वीडियोस है ना, वो भी देख लेना, तो आपका काम बन जाएगा। उसमें सारे पॉइंट्स, हर प्रकार के क्वेश्चन, सब चीज़ें कवर है, ठीक है ना। तो इसके साथ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का पूरे का पूरा जो PYQ सितंबर 25 था, वो पूरा डिस्कस हो जाता है मेरी तरफ से। होपफुली आपका कोई भी कहीं पे कोई डाउट होगा, क्वेश्चन में कोई भी चीज़ होगी, वो आपकी क्लैरिफाई होगी। एंड अब तैयारी जो भी आप अटेम्प्ट देने वाले हैं, उसके लिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और जोर शोर से चल रही होगी। मेरे लिए, आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट वीडियोस है ना, वो आती रहेगी। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू। अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें, हिम्मत ना हारे, लगे रहे, डटे रहे, हमें अपने जीवन में सफलता जरूर हासिल होगी। खुश रहे, स्वस्थ रहे और सीखते रहे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय 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 बाय।